आज के इस वीडियो में हम लोग डेरिवेटिव चैप्टर में जो एडिशनल क्वेश्चंस वगैरह जो थोड़ा सा मॉडिफाइड क्वेश्चन या न्यू वैरायटी के थोड़ा सा कुछ नए चीज़ जो है जो पूछा गया है मई 2019 से मई 2019 टू जनवरी 2021 के बीच में 7 to 8 क्वेश्चंस जो आपका एडिशन हुआ है वो दोनों का कवर्ड है, सीए एग्ज़ाम का भी और सीएमए का भी। इसमें एग्जामिनेशन का भी कवर्ड है, आरटीपी एंड एमटीपी सारे कवर्ड है जनवरी 2021 तक का। आइएगा, एक क्वेश्चन सबसे पहले जो नवंबर 2019 में आया है, वैसे ये क्वेश्चन में कुछ नया नहीं था, बस फिर भी थोड़ा सा लगा कि एक लाइन जो है एक एडजस्टमेंट इसमें एक्स्ट्रा है, तो हमने क्या किया, चलो इसको भी सॉल्व कर लेते, एक बार देख लेते, बस 5 मिनट लगना है इसमें भी। अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज अवेलेबल ऑन आर लिमिटेड दैट पेज एन एनुअल डिविडेंड ऑफ ₹4। ध्यान से रखेंगे, ये जो बोला गया है कि एनुअल डिविडेंड ये ₹4 का पे करते हैं, ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है इस कंपनी का। एंड व्हिच स्टॉक इज करेंटली प्राइस्ड एट ₹125, यानी कि अंडरलाइंग का प्राइस आपका कितना आ रहा है 125 का। ईच फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कॉल्स फॉर डिलीवरी ऑफ 1000 शेयर टू स्टॉक इन 1 ईयर, यानी कि हर कॉन्ट्रैक्ट में 1000, यानी कि ये 1000 शेयर क्या हो गया आपके लिए, लॉट साइज। डेली मार्किंग टू मार्केट, यानी कि जो लॉस गेन का एडजस्टमेंट किया जा रहा है वो डेली बेसिस पे, और वो वैसे भी होता है, फ्यूचर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में ट्रेड होता है उसका जो सेटलमेंट होते हैं वो डेली बेसिस पे होता है, प्राइस डिफरेंस से लेके। द कॉर्पोरेट ट्रेजरी बिल रेट इज़ 8%, यानी कि जो रिस्क फ्री रेट आप इंटरेस्ट रेट कंसीडर करोगे वो 8% कंसीडर कर सकते हैं रिक्वायर्ड। गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, व्हाट वुड बी द प्राइस ऑफ 1 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बी। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, आज का प्राइस 125 आपको दे दिया गया है, आपको कहते हैं बताओ जी फ्यूचर का प्राइस कितना होगा, तो आप फ्यूचर के प्राइस में क्या करते हो बताओ, एक तो टाइम गैप कितना है उतने दिन का टाइम वैल्यू एडजस्टमेंट करेंगे, और अगर कोई डिविडेंड मिलने वाला है तो डिविडेंड को हम माइनस कर देंगे, बहुत सिंपल। तो यहाँ पे ये जो इंटरेस्ट ऐड करेंगे वो 8% के रेट से। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि ये डिविडेंड कब का है, क्योंकि डिविडेंड का एडजस्टमेंट हम लोगों ने 2 तरीके से किया था, याद करिए कैसे। अब हमें डिविडेंड कहाँ मिलने वाला है, अब यहाँ कुछ नहीं बोला गया है और सीधा बोलता है कि कंपनी ₹4 का डिविडेंड पे करती है, तो हम ये मान लेते हैं कि जो यहाँ पे कितने दिन बाद की बात हो रही है बताइए, 1 ईयर टाइम का, तो ये रहा हमारा 1 ईयर का टाइम। तो यहाँ पे इस पीरियड सीधा बोलता है कि कंपनी ₹4 का डिविडेंड पे करते, तो हमारे लिए नॉर्मल अजम्पशन अगर ये हो जाए कि ₹4 1 ईयर के एंड में पे करेंगे, तो हम इसको 2 तरीके से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। कैसे बताओ, स्पॉट प्राइस 125 है, या तो आप पहले डिविडेंड को प्रेजेंट में लाइए, जो उस डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू होगा माइनस करके जो प्राइस आएगा उसको एक्स डिविडेंड स्पॉट प्राइस बोलेंगे। इसमें हम लोग फिर 8% का टाइम वैल्यू एडजस्टमेंट करके फ्यूचर प्राइस कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि फ्यूचर प्राइस जो होते हैं इस डेट का प्राइस होता है। दूसरा तरीका क्या है बताइए, हम लोग डिविडेंड जब सेम डेट पे, आप सोचो प्रेजेंट में लाऊं और फिर फ्यूचर में ले जाऊं, उससे ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग 125 को फ्यूचर में ले जाते हैं और यहीं से ₹4 माइनस कर देंगे, जो अमाउंट आएगा वो भी वही होगा फ्यूचर प्राइस, सिंपल। तो हम लोगों ने यही किया है, ये जो 125 है इसमें हमने 1 ईयर का इंटरेस्ट ऐड किया है, ₹4 डिविडेंड ऐड कर दिए, माइनस कर दिए, ये हमारा इंटरेस्ट आ गया। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि सर आपने नॉर्मल कंपाउंडिंग किया, कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग करना चाहिए था। देखो सिंपल सी बात है, डेरिवेटिव के मैक्सिमम क्वेश्चन में कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग कर दिया जाए तो भी चलता है, लेकिन अगर कुछ ना बोला गया हो, अगर कुछ ना बोला गया हो तो आप नॉर्मल कंपाउंडिंग ही कीजिए। अगर कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग यानी कि एक्सपोनेंशियल का इन्फॉर्मेशन दिया गया हो, या तो ई का वैल्यू गिवन हो, या कहीं पे कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग का जिक्र किया गया हो, तो कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग से टाइम वैल्यू ऐड कीजिए, अदरवाइज आप सिंपल कंपाउंडिंग कीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो क्वेश्चन में कहीं पर कंपाउंडिंग की, कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग का जिक्र किया नहीं था, तो हम लोगों ने सिंपल कंपाउंडिंग करके इसमें इंटरेस्ट ऐड कर दिया। अगर किसी ने कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग भी कर दे तो उसको मार्क्स 100% मिलेंगे। आगे आइए, इफ द कंपनी स्टॉक प्राइस डिक्रीजेज बाय 6%, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 1 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, एक 1 कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस पूछा जा रहा है और 1 कॉन्ट्रैक्ट में 1000 शेयर है, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, एक शेयर का आपको फ्यूचर प्राइस निकालना है, देन उसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये आपका फ्यूचर प्राइस आ जाएगा। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि स्टॉक प्राइस डिक्रीज हुआ 6% से। अब यहाँ पे कुछ लोगों को कन्फ्यूजन क्या होता है कि सर ये 6% कब डिक्रीज हुआ, आज डिक्रीज हुआ या 1 ईयर बीतने के बाद डिक्रीज हुआ। अगर आफ्टर 1 ईयर 6% डिक्रीज होता है तो सोचो आज का प्राइस हमारा कितना था, सोच के बताना। आज का प्राइस हमारा 125 है। अगर 1 ईयर बाद की हम बात करें, अगर 6% डिक्रीज होगा तो क्या प्राइस होगा, तो 125 माइनस 6% होकर यहाँ का प्राइस आता है। और आपको पता है एक्सपायरी पे जाके जो हमारा
अंडरलाइंग का प्राइस होता है यानी कि कैश प्राइस जो होते हैं वो फ्यूचर प्राइस के इक्वल होता है, क्योंकि टाइम वैल्यू वहाँ पे जीरो हो जाता है। सेम डे का कैश प्राइस, सेम डे का फ्यूचर प्राइस, सेम डे का स्पॉट प्राइस यानी कि अंडरलाइंग प्राइस, सेम डे का फ्यूचर प्राइस, तो दोनों सेम रहेगा, टाइम वैल्यू गैप जीरो हो जाएगा। अब मुझे बताइए अगर इसने दोबारा आपसे पूछ रहा है, ध्यान से सोचेंगे, व्हाट विल बी दी वन कॉन्ट्रैक्ट, कितना का प्राइस होगा अगर 6% से डिक्रीज हो, तो क्या अजम्पशन आपको अप्रोप्रिएट लगता है? क्या आज अभी कुछ देर बाद जो 125 का प्राइस है वो 6% डिक्रीज हो जाता है, या 1 ईयर बीतने के बाद 6% डिक्रीज होता है? वैसे क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है। तो आप एक काम कर सकते हो, आप सिंपली ये बोल सकते हैं कि ये 1 ईयर बाद अगर अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन दीजिए। हमेशा जब भी आपको क्वेश्चन में लगे कि लैंग्वेज क्लियर नहीं है तो आप अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन दीजिए। आपको लगता है दो सॉल्यूशन अप्रोप्रिएट है, दोनों दे दीजिए अगर 30 सेकंड का टाइम स्पेंड होना है तो। मुझे नहीं लगता इसमें 30 सेकंड से ज़्यादा लगना है, 30 सेकंड भी ज़्यादा बोल दिया है। अब इतना बातें ना करो तो उससे भी पहले हो जाएगी ये। समझ में आया बात? तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देखो जैसे फ्यूचर प्राइस पूछा है और कहता है प्राइस डिक्रीज हुआ है, तो हम अजम्पशन ले लेते हैं आज का प्राइस 6% डिक्रीज हो रहा है। तो आप मुझे बताइए जो 125 का प्राइस था 6% अगर डिक्रीज होगा तो 117.5 आ जाएगा। अब हमें इसमें 8% का टाइम वैल्यू ऐड करना है, 4 रुपीज़ का डिविडेंड माइनस करना है। तो हमने क्या कर दिया, 8% का टाइम वैल्यू एडजस्टमेंट कर दिया, 4 रुपीज़ का डिविडेंड माइनस कर दिया। ये हमारा नया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। एक शेयर का प्राइस आ गया 1000 का, इसमें लॉट साइज चल रहा है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इससे क्या आ गया, हमारा वैल्यू आ गए। बस खत्म, इतना छोटा है। अगला क्या है, थर्ड पॉइंट, एज ए रिजल्ट ऑफ द कंपनी स्टॉक प्राइस डिक्रीजेज, स्टॉक प्राइस डिक्रीज होने के रिजल्ट की वजह से will an investor that has a long position in one future contract of R Limited realizes a loss or gain? ध्यान से सुनेंगे, यानी कि जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट इस तरीके से कुछ बनता है कि स्टॉक प्राइस डिक्रीज होने से, क्या ये डिक्रीज होने की बात यही वाले है जो सेकंड पॉइंट पे बोला था? हाँ, यानी कि जिस टाइम पे प्राइस 125 था उस टाइम पे कुछ फ्यूचर मार्केट में ट्रेड हो रहा होगा। वो फ्यूचर मार्केट कितने पे ट्रेड हो रहा था बताओ? 131 पे। तो कह रहा है कि किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है, यानी कि उसने इस पोजीशन पे, यानी कि जब फ्यूचर में 131, फ्यूचर मार्केट में 131 चल रहा था उस टाइम ये बाई किया हुआ है, और जब ये मार्केट में प्राइस गिर जाता है, अभी तो लिया था हम लोगों ने कि थोड़ा देर के बाद, इसके एंट्री लेने के कुछ देर के बाद प्राइस 6% डाउन चला जाता है। तो जब ये डाउन गया तो ये 117.5 बचा। जब मार्केट में इतने प्राइस बन गई यानी कि पहुंचा, उस टाइम पे फ्यूचर प्राइस हम लोगों ने अभी निकाला सेकंड पार्ट में, वो प्राइस आ गई थी हमारा 122.9 का, यानी कि 122.90 पे चला गया। अब सोचो किसी ने मार्केट में जाके फ्यूचर में एंट्री लिया, फ्यूचर बाई किया, और वो फ्यूचर थोड़ा देर के बाद डाउन होके 122.9 पे चला जाता है, तो क्या होगा बताइए? हम अपर लेवल पे बाई किए, मार्केट डाउन चला गया, अब डाउन लेवल पे स्क्वायर अप करने के लिए मुझे सेल करना पड़ेगा। और वो सेल कितने पे करेंगे? इस प्राइस पे सेल करेंगे, इस प्राइस पे बाई करेंगे। आप मुझे बताइए सस्ता रेट में सेल किया, क्या हुआ? नुकसान हुआ। यही बोला गया यहाँ पे लॉस होगा। कितने का? देखो 131 पे बाई किया, 122.9 पे सेल किया, 1000 क्वान्टिटी था तो 8100 का हमारा नुकसान हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का एफ। देखिए क्या कह रहे, कोई मिस्टर एस जी सेल करता है 4 मंथ निफ्टी फ्यूचर ऑन 1 अप्रैल 2020। ध्यान से सोचेंगे क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। ये कह रहा है कि 1 अप्रैल 2020 को 4 मंथ का फ्यूचर बेचा है, और कितना फ्यूचर बेचा है? 5 फ्यूचर, यानी कि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 5 हो गया, याद रखेंगे, यानी कि 5 लॉट हमने बोल सकते हैं। यहाँ पे कितने लॉट ट्रेड किया है बताइए? 5 लॉट ट्रेड किया है। 5 4 मंथ, ऐसे नहीं सोचना है कि 5 4 मंथ मतलब 5 बार 4 मंथ नहीं, 5 कॉन्ट्रैक्ट 4 मंथ वाले निफ्टी फ्यूचर हमने सेल किया है 1 फरवरी को। तो अब सोचो 1 फरवरी को अगर हमने 5 लॉट निफ्टी फ्यूचर अगर हमने सेल कर दिया है, ठीक है, और वो कितने दिन वाले निफ्टी फ्यूचर है? 4 मंथ का निफ्टी फ्यूचर है। तो आप मुझे बताइए कब ये एक्सपायर होगी? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी कि ये आपका 31 जुलाई तो नहीं कह सकते, जुलाई एंड में होगा, ठीक है, जुलाई एंड, क्योंकि मार्केट में लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी होती है। तो 4 मंथ का फ्यूचर है। तो और 1 अप्रैल नहीं, हमने गलत बोल दिया, 1 फेब जी, ठीक है, हो जाता है कभी कभी, 1 फेब। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी कि ये आपका मई एंड होगा जी, ना कि जुलाई एंड होगा, ठीक है।
ध्यान से रखेंगे। मे एंड और लास्ट थर्सडे मार्केट में क्या होता है, एक्सपायरी होता है। ये उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पता है। फ्यूचर का एक्सपायरी हर महीने का लास्ट थर्सडे, ऑप्शन का एक्सपायरी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हर हफ्ते यानी कि वीकली लास्ट थर्सडे को। आइए वापस, तो हमने बेचा फॉर 9 लाख रुपीज़, यानी कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू कितना है बताइए। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है ये आपका ये है 9 लाख का टोटल। ओके जी, यानी कि 5 लॉट 9 लाख का है। 1 लॉट कितना होगा, कोई अगर बताना चाहे तो बता सकते हो आप। यानी कि इसमें एक 1 लॉट का जो वैल्यू होगा ना, ये आपका अप्रॉक्सीमेटली क्या 1,80,000 होगा। ओके, एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ ट्रेडिंग ऑन द लास्ट थर्सडे, ठीक है, लास्ट थर्सडे ऑफ मे 2020 एक्सपायरी, यानी कि ये रहा ना मे एंड मे के जो लास्ट थर्सडे होगा उसी दिन एक्सपायरी होगा। उस दिन पे जाके इंडेक्स टर्न आउट टू बी 2100, यानी कि यहाँ पे निफ्टी, याद रखना निफ्टी फ्यूचर नहीं, निफ्टी पहुँच जाता है 2100 पे मे के एंड में। द कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर इज 75, यानी कि 1 लॉट में कितना क्वांटिटी चल रहा है बताइए, यानी कि 75 यूनिट, 75 निफ्टी आपको बेचना या खरीदना पड़ेगा हर एक लॉट में। ओके जी, पूछा गया है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन कैलकुलेट प्राइस ऑफ 1 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। याद रखेंगे एक कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस बताना है ऑन 1 फरवरी 2020। वैसे भी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कब कर रहे, 1 फरवरी 2020 का। 1 कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू पूछ रहा है, तो 1 कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू तो हम ऑलरेडी निकाल के बैठे। कैसे, 5 लॉट में हमें अगर 9 लाख देना है तो 1 लॉट में कितना, बताओ। इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है और फिर भी बच्चे को लगता है कि पता नहीं क्या पूछे जा रहे हैं। जो डेरिवेटिव में अगर एक बार भी ऑर्डर प्लेस कर लिया हो, या अगर जो डेरिवेटिव मार्केट को थोड़ा सा भी नोटिस किया हो, वॉच किया हो, ठीक है, या मैंने जब ट्रेड कराया था क्लास में, अब आपको तो उम्मीद नहीं करता कि आप फ्यूचर ट्रेड करोगे, उसके लिए मार्जिन ज़्यादा चाहिए होता है। अप्रॉक्सीमेटली आज के रेट पे तो 1.5 to 2 लाख का आपका मार्जिन अमाउंट चलता है एक लॉट पे। तो वही चीज़ है कि आपको तो उम्मीद कर नहीं सकता कि आप जाकर ट्रेड करो, लेकिन हाँ मैंने जो ट्रेड कराया था उस चीज़ों का अगर ध्यान रखोगे तो सारे याद आ जाएंगे। इसमें अगर किसी को प्रैक्टिकली ट्रेड किया या देखा है तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। हाँ, एक नया वर्ड था कॉन्टेंगो एंड बैकवर्डेशन, ठीक है, उसको भी देख लेते, बहुत सिंपल है। स्पॉट और फ्यूचर प्राइस का डिफरेंस है। आगे देखिए, अप्रॉक्सीमेट निफ्टी सेंसेक्स, निफ्टी सेंसेक्स, वाह, निफ्टी इंडेक्स है ये, ठीक है जी, सेंसेक्स नहीं है, निफ्टी इंडेक्स, ठीक है, आप इसको करेक्शन कर सकते हैं, निफ्टी इंडेक्स है ये। अप्रॉक्सीमेट निफ्टी इंडेक्स ऑन 1 फरवरी 2020, जिस दिन पे फ्यूचर आप ट्रेड कर रहे थे उस दिन निफ्टी कितने का चल रहा था, निफ्टी का प्राइस क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। वो भी अप्रॉक्सीमेट पूछ रहा है आपसे, ये चीज़ याद रखना, मैं बताऊंगा ये अप्रॉक्सीमेट का क्या रेलिवेंस है यहाँ पे, ठीक है जी। इस अप्रॉक्सीमेट का भी रेलिवेंस आएगा, अभी आपको बताऊंगा। आगे बढ़ते, अप्रॉक्सीमेट निफ्टी इंडेक्स ऑन 1 फरवरी 2020 इफ द प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन सेम डेट वाज थियोरेटिकली करेक्ट। मतलब क्या हुआ, 1 फरवरी का हमें फ्यूचर प्राइस दिया गया था, 1 फरवरी का फ्यूचर प्राइस पता था। कैसे पता था, 1 लॉट का वैल्यू इतना है और एक लॉट में 75 यूनिट्स है, तो क्या यहाँ से प्राइस निकल के आ जाएगा, सोच के देखो। 75 निफ्टी हमने जो बेचा है, सेल ही किया है, ध्यान से देखो यहाँ पे लिखा था ना सोल्ड, ये रहा सोल्ड, यानी कि हमने बेचा है। तो बेचा जो था आपने, तो टोटल 9 लाख था, 5 लॉट, तो 1 लॉट कितना हो गया 1,80,000। कैसे, 9 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि 5 लॉट का वैल्यू इतना है तो 1 लॉट का वैल्यू बन जाएगा 1,80,000। और 1 लॉट में कितने यूनिट्स हैं 75, तो 1 यूनिट यानी कि एक निफ्टी फ्यूचर का प्राइस कितना हो गया 1,80,000 डिवाइडेड बाई 75, ये आ रहा होगा आपका 2,400 का। ओके जी, यही हमने बोला है कि 4 मंथ का निफ्टी फ्यूचर का प्राइस जो होगा 2,400 होगा। तो देखिए ध्यान से, ये बोला है कि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट उस दिन पे, क्योंकि आपको पता है फ्यूचर का जो फ्यूचर प्राइस जो होते हैं एक्सपायरी के लिए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट आज किया जाता है। आज लगाया हुआ शर्त का प्राइस, आज जो हम शर्त लगाते उसका प्राइस 4 मंथ बाद के लिए, यानी कि आज हमें शर्त लगाना है एग्जीक्यूट कंपैरिजन कौन सी दिन पे होंगे, आफ्टर 4 मंथ, यानी कि मे एंड के लिए। हमने कितने पे सेल किया बताइए 2,400 पे, तो इसने बोला है कि ये जो हमने मार्केट में सेल किया है वो प्राइस
थियोरेटिकल प्राइस हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। थियोरेटिकल प्राइस का मतलब क्या हुआ? फेयर प्राइस। और आपको पता है कि उचित प्राइस जो हम सोचते हैं वो होता है, और जो हम कभी कभी सोचते हैं वो मार्केट में प्रिवेल करता भी है या वो नहीं भी करता है। इस क्वेश्चन में बोला है कि जो मार्केट में ट्रेड हो रहा है वो थियोरेटिकली सही है। थियोरेटिकली सही होने का मतलब थियोरेटिकली जो प्राइस आता है वही मार्केट में ट्रेड हो रहा है, यानी कि फेयर प्राइस इज इक्वल टू एक्चुअल प्राइस। याद रखेंगे इस लाइन का बस रेलिवेंस इतना है कि जो हमने सोचते हैं, क्योंकि आप जो फॉर्मूला में फ्यूचर प्राइस निकालते हो, आप क्या होते हो, फ्यूचर प्राइस इज इक्वल टू स्पॉट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस PIR, यानी कि इंटरेस्ट का रेट, यानी कि फ्यूचर में जो डिविडेंड होता है डिविडेंड को माइनस कर देते हो। एक तरीका ये होता है, या डिविडेंड पहले ही हटा दो, एक्स डिविडेंड स्पॉट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस I की पावर n, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो काम हम लोग कर रहे हैं इसके अंदर जो ये हमने कैलकुलेशन किया है ना, ये उचित है। याद रखेंगे उचित है। तो उसने ये बोला है कि जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है 2400 पे, वो हमारा सोचा हुआ प्राइस है, यानी कि थियोरेटिकली करेक्ट है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि थियोरेटिकली करेक्ट है, मतलब जब हम इसको 2400 डालेंगे तो यहाँ से जो निकाला गया प्राइस होगा वही हमारा स्पॉट प्राइस अभी मार्केट में प्रिवेल कर रहा होगा। समझ में आया बात? क्योंकि अगर ये फेयर नहीं होगा तो फिर आप कैसे स्पॉट प्राइस निकाल पाते? क्योंकि हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो उचित प्राइस निकालने का होता है, क्योंकि मार्केट का एक्चुअल फ्यूचर प्राइस कोई नहीं फोरकास्ट कर सकता है, क्योंकि वो मार्केट में डिमांड सप्लाई से डिपेंड करता है। उस टाइम की क्या बिडिंग चल रहा है मार्केट में, बायर ने क्या बोली लगाया, सेलर ने क्या बोली लगाया, उस बोली के बेसिस पे हमारा फ्यूचर प्राइस डिसाइड होता है, जो कि एक्चुअल में वो हमारा फेयर से मैच हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन उसने इसलिए हिंट दिया है ताकि जो आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज करो उसके अंदर 24 रख के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। ओके, ऑन सेम डे रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड यील्ड ऑन इंडेक्स वाज 9% एंड 6% पर एनम। यानी कि अब याद रखना, सबसे पहली बात, ये फॉर्मूला किसकी है? इंडेक्स का है ना। इंडेक्स के केस में याद करिए हमने क्या बताया था, अगर इंडेक्स होगा तो ये एक्स डिविडेंड स्पॉट प्राइस निकालने के लिए हम लोगों को स्पॉट प्राइस डिवाइडेड बाई ई की पावर डी वाई इंटू टी से आता है एक्स डिविडेंड स्पॉट प्राइस। या दूसरा बोला था कि अगर नॉर्मल कंपाउंडिंग होगे तो स्पॉट प्राइस डिवाइडेड बाई 1 प्लस डिविडेंड यील्ड का पावर क्या होगा आपका? एन। ओके, और फिर इसके बेसिस पे जब हम लोगों ने फॉर्मूला बताया था तो उस केस में अब यहाँ पे अगर ये इंडेक्स होगा तो इंडेक्स के केस में डिविडेंड अमाउंट को माइनस करना बड़ी मुश्किल होता है, तो हम लोग उस केस में एक्स डिविडेंड स्पॉट प्राइस के थ्रू ही गए थे। और फिर उसमें जब हम लोगों ने, याद करिए, जब हम लोगों ने डिराइव करके दिखाया था कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग के केस में, तो आप लोग डायरेक्टली स्पॉट प्राइस मल्टीप्लाई बाई ई की पावर आर माइनस डी वाई इंटू टी यूज कर सकते थे। याद करो ये सब क्यों आया, कैसे आया, सारा चीज़ आपको वेरीफाई करके दिखाया हुआ है, क्योंकि ये फॉर्मूला ये कहाँ से आया, डिविडेंड हमने कैसे एडजस्टमेंट किया, उसके लिए पूरे एक एग्जाम्पल के साथ याद करिए कि इंडेक्स में एक्स डिविडेंड कैसे होता है, निफ्टी कैसे एक्स डिविडेंड निकाला जाता है, एक एग्जांपल से बड़ा सा हमने आपको दिया था। डिफरेंट मंथ में डिफरेंट कंपनी डिफरेंट अमाउंट के इंटरेस्ट डिविडेंड पे करता है, और वो जो 50 कंपनी है निफ्टी के अंदर, उसके जो पूरे के पूरे 12 मंथ का ऑन एन एवरेज जो डिविडेंड रेट होगा वो डिविडेंड यील्ड होता है। और वो डिविडेंड यील्ड भी मैंने आपको एक एग्जाम्पल के साथ निकाल के बताया था कि वो डिविडेंड यील्ड कैसे निकलता है। और वो जब डिविडेंड यील्ड का एडजस्टमेंट होता है तो वो स्पॉट प्राइस में से हम लोग हटाते हैं और वहाँ पे डिविडेंड का अमाउंट नहीं निकालते हैं, रेट डायरेक्टली एडजस्टमेंट करते हैं। और हमने ये भी बताया था कि जब आप कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग यूज़ करते हो तो उसमें जो रेट दिया गया उसको सीधा डायरेक्टली नेट कर सकते हो। यानी कि जो मार्केट में रिस्क फ्री रेट चल रहा है 9% और डिविडेंड यील्ड है 6%, तो नेट में कितना परसेंट हुआ? 3% का। तो आप एक काम कर सकते हो, स्पॉट प्राइस में आप 3% का टाइम वैल्यू एडजस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि ये तब करना जब आपका ये कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग होगा, तभी 3% यूज़ करना। अगर ये नॉर्मल कंपाउंडिंग होगा तो आप डायरेक्टली 3% यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो 3% अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा। एक्यूरेट के लिए आपको दोनों रेट का प्रोपोर्शन लेना होता है। उम्मीद करता हूँ सारे चीज़ याद आ गया होगा। अगर नहीं याद आया तो एक बार रजिस्टर खोल लीजिए, ठीक है। बोलोगे सर तो ये सब तो याद ही है, तो अभी क्यों डिस्कशन कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि रिसेंटली इंस्टीट्यूट ने नॉर्मल कंपाउंडिंग में भी रेट को नेट ऑफ करके
अपना फ्यूचर प्राइस निकाला है। 3-4 क्वेश्चन हो गए। पहले एक क्वेश्चन हुआ करता था तो हम कहते थे कि हम अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन नहीं करेंगे, या तो एक्यूरेट करेंगे या तो कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग लेके 3% कर देंगे, क्योंकि वहाँ ये कैलकुलेशन एक्यूरेट होता है। लेकिन अब इंस्टीट्यूट नॉर्मल कंपाउंडिंग में भी 3% का एडजस्टमेंट करने लग गया है। तो आप भी बिंदास 3% का एडजस्टमेंट कीजिए नॉर्मल कंपाउंडिंग में भी। समझ में आ गई बात? एक तरीके से ये आपको अपडेट दिया हूँ कि हम लोग 3% नॉर्मल कंपाउंडिंग में अवॉइड करते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और यही रीज़न है कि मैंने आपको बताया था कि ये 3% नॉर्मल कंपाउंडिंग में क्या हो जाता है, अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन हो जाता है। और इसीलिए इंस्टीट्यूट ने वैसे पूछा भी हमसे अप्रॉक्सीमेट ही है। और जब अप्रॉक्सीमेट पूछ रहा है और हमें अप्रॉक्सीमेट ही कैलकुलेशन होता है तो ले लीजिए, कौन सी बुराई। तो ये चीज़ मैंने आपको यहाँ नीचे नोट में लिख भी दिया हूँ कि हम लोग अपने क्लास में इन क्लास वी एनालाइज दैट वी कैन यूज नेट इंटरेस्ट रेट यानी कि R माइनस डी वाई फॉर कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस ऑफ इंडेक्स। ये स्टॉक की प्राइस बात नहीं हो रही, इंडेक्स की बात हो रही है। इन कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग ओनली। मैंने आपको सिर्फ यही तक यूज़ करने को बोला था। और फिर मैंने बोला था कि नॉर्मल कंपाउंडिंग में हम लोग इसको नहीं यूज़ करते थे क्योंकि ये सही नहीं था, ठीक है। और उसका मैंने लॉजिक भी दिया था, सारे मैंने एक्सप्लेन करके डिराइव करके दिखाया था कि कैसे ये अप्रॉक्सीमेट होता है। तो ये बोलता है बिकॉज इट इज़ अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन, ठीक है। रिसेंटली ICAI स्टार्टेड डूइंग अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन यूजिंग इंटरेस्ट रेट नेट ऑफ dividend yield in case of normal compounding also. Hence we are also going to use same यानी कि वही वाले काम, यानी कि जो आपका रेट चल रहा है 9%, डिविडेंड यील्ड है 6%, तो ये कितना हो गया 3% का टाइम वैल्यू एडजस्टमेंट कर दीजिए, बस बात खत्म, फ्यूचर का प्राइस निकल के आ जाएगा। तो यही हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया है। देखो कि फेयर फ्यूचर प्राइस कितना हो गया, स्पॉट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस नेट रेट ले लीजिए, बात खत्म। डिविडेंड जो एडजस्टमेंट कर रहे थे वो डिविडेंड रेट में नेट एडजस्टमेंट कर दीजिए। स्पॉट प्राइस आपको नॉर्मल लेना है, इसमें डिविडेंड एक्सक्लूड नहीं करना है, ठीक है। तो स्पॉट प्राइस ये 3% नेट ले लिया हम लोगों ने। कितने मंथ का एक्सपायरी चल रहा है बताओ, 4 मंथ का, तो 4 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। तो नेट रेट हमने यहाँ पे कैसे निकाला बता दिया। तो अब सोचो ये स्पॉट प्राइस हमें नहीं मालूम है, ये गिवन है, ये गिवन है, तो निकल के नहीं आ जाएगा स्पॉट प्राइस। तो वो जो स्पॉट प्राइस आएगा वो अप्रॉक्सीमेट आएगा। क्यों अप्रॉक्सीमेट आएगा? क्योंकि ये जो आपने नेट रेट यूज़ किया है एग्जैक्टली 3% नहीं होगा, ये नेट होगा। और एग्जैक्ट कितना होता है मैं आपको बता दूँ, 2 रेट चल रहा है ना यहाँ पे हमारा, एक है 9%, तो 1.09 डिवाइडेड बाई 1.06, यानी कि एक्यूरेटली अगर एडजस्टमेंट होगी तो 1.09 डिवाइडेड बाई 1.06 ये होना चाहिए आपका, ये आ रहा है 1.283, यानी कि एक्यूरेटली जो इसका डिफरेंस आएगा 2.83%, ना कि 3% का एडजस्टमेंट होगी, ठीक है। चलो कोई नहीं, इस पे हम अभी बहस ना करें, आगे बढ़ते हैं। ये आपका हो गया, कौन सी पॉइंट बताइए, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, मैक्सिमम कॉन्टेंगो एंड बैकवर्डेशन। ये कुछ नहीं है, आज के मार्केट अगर अपवर्ड है तो कॉन्टेंगो मार्केट है, अगर मार्केट डाउनवर्ड है तो क्या बोलते हैं इसको, बैकवर्डेशन। अब इसमें क्या होता है कि जो आज का जो कैश प्राइस है यानी कि अंडरलाइंग का प्राइस है उससे फ्यूचर प्राइस ज़्यादा ही होता है हमारे सोच के हिसाब से। क्या इससे, क्योंकि हम कैसे निकालते हैं, हम कहते हैं स्पॉट प्राइस में टाइम वैल्यू ऐड करो, अगर टाइम वैल्यू में ऐड करूं तो प्राइस तो ऊपर ही जाएगा। तो अगर फ्यूचर का प्राइस आज के स्पॉट प्राइस से ज़्यादा है तो उसको हम लोग कहते हैं कॉन्टेंगो। और फ्यूचर प्राइस अगर आज के स्पॉट प्राइस यानी कि निफ्टी आज जितने उससे भी सस्ता अगर 4 महीने बाद का फ्यूचर है, 1 मंथ बाद का फ्यूचर है, तो वो बैकवर्डेशन है, ठीक है। और आप लोगों ने देखा था जब मैं 2020 वाले को, जो इस टाइम कोरोना का जो फर्स्ट टाइम लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुई थी, उस टाइम जब मार्केट क्रैश कर रहा था तो उस टाइम आप लोगों ने देखा था मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट जितने भी हम लोग ढूंढने जाते थे स्पॉट से फ्यूचर सस्ता ही दिखता था। स्पॉट है 100 रुपीज़ का तो फ्यूचर दिखता था 99 का। और हम कहते थे कि देखो जी ये अभी तक के हिस्ट्री में पहले बार ऐसे दिख रहा है कि स्पॉट से आपका फ्यूचर सस्ता दिखता है, यानी कि फेयरली जो हमने सोचा वो मार्केट में प्रिवेल नहीं कर रहा है। क्योंकि हमने बोला कि फ्यूचर प्राइस तो देखो स्पॉट प्राइस प्लस क्या होगा बताइए, टाइम वैल्यू, और कोई अगर डिविडेंड है तो डिविडेंड का एडजस्टमेंट करके। लेकिन ये डायरेक्टली ऐसे नहीं करते, वो टाइम वैल्यू जैसे एडजस्टमेंट होता है प्रॉपर तरीके से हम टाइम पीरियड का एडजस्टमेंट करते हैं। लेकिन याद रखने के लिए सिंपल वे में स्पॉट में टाइम वैल्यू ऐड करना है, डिविडेंड क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है, माइनस करना है, या वो डिविडेंड स्पॉट में हटा के लीजिए या फ्यूचर डेट में देखिए, जैसे क्वेश्चन का सिचुएशन है उस तरीके से। तो सोचो ये जो हम लोगों ने फ्यूचर प्राइस निकाला है वो
नॉर्मली ज़्यादा ही होगा, ठीक है, लेकिन कभी कभी कम भी हो जाता है। तो आप बोलोगे कम हो गया तो टाइम वैल्यू निगेटिव हो गया क्या? वो उचित में कभी कम नहीं हो सकता है, ठीक है। उचित में एक ही केस में कम हो सकता है, अगर डिविडेंड का अमाउंट बहुत बड़ा हो जाए तभी फ्यूचर से प्रेजेंट से फ्यूचर क्या हो सकता है, नीचे जा सकता है, लेकिन एक्चुअल मार्केट में जा सकता है। प्रैक्टिकल लाइफ में फ्यूचर प्राइस कम हो सकता है, लेकिन थियोरेटिकल लाइफ में फेयर प्राइस कभी भी स्पॉट से नीचे नहीं जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ जो हमें कंपैरिजन करना है आज के प्राइस के फ्यूचर में जो ट्रेड हो रहा है, यानी कि मार्केट में जो फ्यूचर ट्रेड हो रहा है आज के रेट पे, उससे कंपैरिजन करना है। तो आप देखिए इसमें हमने भी स्पॉट निकाला कि आज निफ्टी कितने का चल रहा होगा बताओ। आज हमारा निफ्टी 2376 का चल रहा है और हमने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कितना निकाला बताओ। एक फ्यूचर का प्राइस 4 महीने बाद के लिए कितना चल रहा है 2400। तो 2400 है 4 मंथ बाद का, आज है 2376, तो आज से तो ज़्यादा ही है ना। तो ज़्यादा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, मार्केट जो है कॉन्टेंगो में, ठीक है। तो यही बोला गया इसमें, ये देखो यहाँ पे कि अगर स्पॉट प्राइस को और फ्यूचर प्राइस को कंपेयर करना है, अगर फ्यूचर का प्राइस ज़्यादा है, महंगा है, कॉन्टेंगो, और अगर फ्यूचर का प्राइस क्या है, सस्ता है, फ्यूचर कम हो गया आज से भी, तो बैकवर्डेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 24, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है यही क्या आ जाएगा आपका कॉन्टेंगो। याद रखना ये जो टर्म्स है ये इंस्टीट्यूट ने फर्स्ट टाइम यूज़ किया है, इससे पहले ये टर्म यूज नहीं किया गया था, तो थोड़ा ध्यान से याद रखेंगे। प्रीमियम पे ऐसे सोचो ना कि हम ये भी बोलते हैं फ्यूचर अगर प्रीमियम पे, प्रीमियम का मतलब पता है कि महंगा है, एक्स्ट्रा है, फ्यूचर अगर प्रीमियम पे कॉन्टेंगो, फ्यूचर अगर डिस्काउंट पे तो क्या होगा बताइए, बैकवर्डेशन, बस सिंपल और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या महंगा है तो कॉन्टेंगो अमाउंट कितना हो गया, मैक्सिमम कॉन्टेंगो आपका जो बनेगा 23.76। ओके, अब यहाँ पे लास्ट में एक और पॉइंट है इसमें, पे ऑफ निकालिए। वैसे तो हम लोगों ने पे ऑफ वर्ड जो होते हैं वो ऑप्शन के लिए पढ़ा था कि एक्सपायरी के जो डिफरेंस सेटलमेंट है वो हमारे लिए पे ऑफ है, और नेट पे ऑफ को बोला था कि प्रीमियम एडजस्टमेंट करने के बाद जो नेट लॉस गेन होता है उसको हम लोग नेट पे ऑफ बोला करते हैं। अब यहाँ क्या बोला है, पे ऑफ द ट्रांजेक्शन है, यहाँ ऑप्शन तो है ही नहीं। हाँ तो ऑप्शन नहीं तो पे ऑफ का मतलब लेना देना नेट में क्या आपका बनता है। तो आप सोचो क्या बनता है आपके लिए, आपने फ्यूचर को सेल किया है, क्योंकि पहले ही वर्ड यूज़ किया था, बताइए फ्यूचर आपने बेचे हो, तो फ्यूचर बेचे हो कितने रेट पे, 2400 पे, और अब आप क्या करोगे, एक्सपायरी तक पहुंचोगे, और क्वेश्चन में खुद ही बोला था कि एक्सपायरी पे जाके इंडेक्स 2100 का हो गया था। याद करो ये रहा, देखो मे एंड पे जाके निफ्टी 24,100 का हो जाता है, और एक्सपायरी पे जाके जितना आपका निफ्टी का प्राइस होगा, निफ्टी का फ्यूचर प्राइस भी कितना होगा, उतना ही होगा, क्योंकि वहाँ पे टाइम वैल्यू क्या होता है, जीरो हो जाता है। वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में 10 पैसे 15 पैसे का गैप आता है, लेकिन अगर गैप होता तो क्वेश्चन में बताना चाहिए था। अगर कुछ नहीं बोला गया हम ये अजम्पशन लेंगे कि उस डेट पे फ्यूचर भी 2100 का ही ट्रेड हो रहा होगा। हमने बेचा कितने में था, 2400 में, ये रहा, ये हमारा सेल प्राइस है। यहाँ पे जाके हमें इतने पे बाई करना पड़ेगा, या तो बाई कीजिए या उसको एक्सपायर होने दीजिए, ठीक है। तो बट एक्सपायर आज के रेट पे तो एक्सपायर भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि निफ्टी है, निफ्टी में डिलीवरी होता नहीं, डिलीवरी अगर होता भी एक्सपायरी में एक्सपायर होने के लिए दे तो स्टॉक में, तो क्या होगा बताइए, इसका नोशनल बाई अज्यूम किया जाएगा। सेल किया 2400 में, बाई किया 2100 में, 300 का आपका प्रॉफिट हो गया, 300 मल्टीप्लाई बाई ये एक यूनिट पे हुआ, एक लॉट कितने का है 75 मल्टीप्लाई बाई 75, टोटल कितना लॉट लिए हो 5 लॉट मल्टीप्लाई बाई 5, टोटल आपका 1,12,500 का इसमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, 1,12,500 का आपका प्रॉफिट हो जाएगा। यही क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 का एफ। अब आते हैं 5.4 पे। ये नवंबर 2019 में ये ओल्ड सिलेबस वाले को पूछा गया था, याद रखेंगे। जिसने ये क्वेश्चन बनाया है वो ये अजम्पशन के साथ चल रहे हैं कि निफ्टी में आप पैसे लगा सकते हो, निफ्टी आप खरीद सकते हो, जबकि हकीकत ये है कि कोई भी इंसान निफ्टी को नहीं खरीद सकता है, क्योंकि निफ्टी जो है वो अपने आप में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। निफ्टी तो पोर्टफोलियो का नाम है, जिसमें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के क्या कहते हैं 50 जो टॉप एक्टिव 50 कंपनीज के ग्रुप बना दिया गया, और उस ग्रुप का नाम रख दिया गया निफ्टी। अगर मैं बोलता हूँ निफ्टी खरीदता हूँ, इसका मतलब उस 50 कंपनी का शेयर उसी प्रोपोर्शन में खरीदना पड़ेगा, और आपको पता है कि शेयर जो होता है फ्रैक्शन में नहीं खरीदा जाता है, और जब आप छोटे मोटे अमाउंट से जाओगे तो फ्रैक्शन तो आप मैच ही नहीं करा पाओगे किसी भी हाल में। इसका मतलब आप निफ्टी के एग्जैक्टली रिटर्न वाले पोर्टफोलियो आप नहीं बना पाओगे। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम अपने पैसे म्यूचुअल फंड को दे देते हैं। म्यूचुअल फंड के पास 1000 करोड़ 10,000
10,000 करोड़ 20,000 करोड़ पहुंचता है। अब वो 20,000 करोड़ से वो 50 कंपनी का एक पोर्टफोलियो बनाता है और उसी वेटेज में बनाता है जिस वेटेज में निफ्टी के अंदर वो कंसिस्ट करता है। इससे क्या होता है, जैसे जैसे निफ्टी जितना मूवमेंट करेगा उतना ही उसका पोर्टफोलियो मूवमेंट करेंगे और उसका रिटर्न जो होगा मैच हो जाएगा। तो हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि हमने निफ्टी खरीदा। अगर कोई कहता है कि मैं निफ्टी खरीद रहा हूँ या निफ्टी बेच रहा हूँ, याद रखना निफ्टी फ्यूचर खरीदना बेचना पॉसिबल है क्योंकि वहाँ डिलीवरी नहीं होता, लेकिन निफ्टी खरीदना बेचना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो ग्रुप ऑफ द कंपनी है। तो अगर ये बोला जाए कि मैं निफ्टी खरीद लूँगा, अंडरलाइन कैश में खरीदूंगा, तो समझ जाना वो इंडेक्स फंड हमने खरीद लिया, म्यूचुअल फंड को हमने पैसे दे दिया, वही यूनिट हमारे लिए क्या बन जाएगा, निफ्टी फ्यूचर, सॉरी निफ्टी का खरीदना बेचना। क्योंकि ये क्वेश्चन आर्बिट्रेज से रिलेटेड है और आपको पता है आर्बिट्रेज जो होता है वो तभी पॉसिबल है जब अंडरलाइन का डिलीवरी हो। और अगर अंडरलाइन निफ्टी के साथ अगर कोई आर्बिट्रेज पूछ दे तो सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछने वाले को सोचना चाहिए था कि भाई इंडेक्स में हम आर्बिट्रेज कैसे पूछ रहे हैं। इसीलिए हम इंडेक्स के जब भी आर्बिट्रेज वाले कोई भी क्वेश्चन होता था तो हम इग्नोर करते थे, हम ये अज्यूम करके चलते थे कि जिसने क्वेश्चन बनाया उसको खुद ही कुछ नहीं पता है मार्केट की रूल के हिसाब से। लेकिन जब इंस्टीट्यूट खुद ही पूछ दे, अब नवंबर के आरटीपी में नवंबर के एग्जाम में खुद ही डाल दिया अगर उसने, तो कोई बात नहीं, तो फिर हम भी चेक कर लेते हैं कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। आइएगा वापस, ये क्या कहते हैं देखिए, द NSE 50 इंडेक्स फ्यूचर आर ट्रेडेड विथ रूपी वैल्यू बीइंग 100 पर इंडेक्स पॉइंट। ये तो वैसे ही इमेजिनरी क्वेश्चन है, ये कभी रियल लाइफ में नहीं होता है। जिसने भी मार्केट में ट्रेड किया हो उसको बता दूं, आज अगर निफ्टी 15,800 का अगर मार्केट में ट्रेड हो रहा है तो याद रखिएगा, अगर सॉरी इंडेक्स का पॉइंट अगर इतना है, निफ्टी का पॉइंट अगर इतना है, ध्यान से सुनेंगे, निफ्टी पॉइंट अगर इतने का है, ठीक है, तो आज कोई निफ्टी फ्यूचर अगर ट्रेड करने जाएगा तो 15,800 ही एक यूनिट का प्राइस होता है। समझ में आया कुछ बात? और ये 15,800 जो है ये पॉइंट है, तो एक पॉइंट का 1 रुपये दिया जाता है अभी के रियल लाइफ में। 1.1 रुपये अज्यूम करके हम लोगों को मार्केट में ट्रेड होता है। अगर 15,800 का निफ्टी मार्केट में ट्रेड हो रहा है तो आपको पता होगा हमें 15,800 के बेसिस पे ही अगर 75 यूनिट से 1 लॉट जो है निफ्टी का कितना है बताइए, 75। ये रियल लाइफ में भी उतना ही चल रहा है, याद रखेंगे। जिसने मार्केट में अगर कभी ट्रेड किया हो उनको सब याद होगा, ठीक है। अगर नहीं ट्रेड किया है, कभी मार्केट का शकल सूरत नहीं देखा है, ठीक है, वैसे हमारे स्टूडेंट को तो सबको पहले से पता होता है सब कुछ, इतना सारा तो मार्केट में करे। अगर हो सकता है किसी ने सेल्फ स्टडी किया हो, कभी ना देखा हो, तो देखिए फटाफट यहाँ से आपको पता चल जाएगी। ये देखिए कि आज अगर कोई निफ्टी फ्यूचर, ये कॉल का आ गया, ओके जी सॉरी गलत कर दिया, मैं निफ्टी फ्यूचर बोल देता हूँ। ये देखो इंडेक्स फ्यूचर, ठीक है, 17 जून का नहीं होगा, वो जून एक्सपायरी होते हैं, ठीक है। ये रहा, देखो ये देखिए जी, आज अगर देखोगे तो इंडेक्स फ्यूचर, सबसे पहले देखो आप निफ्टी कितने का चल रहा है, इधर देखो आज निफ्टी चल रहा है आपको 15,811 का, ठीक है जी, 15,811। आपको पता है ये आज है, निफ्टी का आज का प्राइस है। अब एक महीने बाद का, यानी कि जो ये जो नियरेस्ट मंथ जून एंड की अगर बात करूँ तो ये 15,811 से ज़्यादा ही होगा। देखते फ्यूचर कितने में मार्केट में ट्रेड हुआ है। मार्केट में जो इस प्राइस पर ट्रेड होता है उसको LTP बोला जाता है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। ये देखिए लास्ट ट्रेडेड प्राइस कितना है इसका, थोड़ा ध्यान से देखो, ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस है इसका 15,000, ध्यान से देखिए कितना है जी, हाँ जी ये देखो ये 15,836, जबकि कैश प्राइस कितना था बताओ, निफ्टी जो था हमारा, निफ्टी कितने का था बताइए, 15,811 का। तो हमने अभी क्या बोला कि निफ्टी का जो प्राइस होगा स्पॉट से टाइम वैल्यू ऐड कर दो। टाइम वैल्यू कितने दिन का ऐड होगा, आज हम अवेलेबल है भी जून के मिड में, ठीक है, और जून के लास्ट थर्सडे, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 1.5 वीक के आसपास इस मंथ का एक्सपायरी बाकी है। तो 1.5 मंथ के आसपास का टाइम वैल्यू जितना होता है ऐड कर दीजिए, तो बताइए 15,811 से ज़्यादा ही होगा ना। तो 15,800 से कितना ज़्यादा है बताइए, अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए 36 माइनस 11, ये आपका 25 पॉइंट के आसपास क्या इसमें प्रीमियम है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं निफ्टी कॉन्टेंगो में, निफ्टी का जो यहाँ पे कॉन्टेंगो का वैल्यू मैक्सिमम कितना है 25 पॉइंट का, ठीक है। तो अगर कोई निफ्टी फ्यूचर ट्रेड करेगा तो याद रखेंगे 15,836 में ट्रेड करेगा। एक लॉट जो इसका चलता है, एक लॉट देखिए मार्केट में भी इसका जो लॉट होते हैं यहाँ पे लिखा होगा, देखिए एक बार में अगर किसी को ट्रेड करना है तो 75 क्वांटिटी ही ट्रेड होगा। जैसे अभी हम लोगों ने इससे पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था, वो बिल्कुल मार्केट के वैल्यू के साथ मैच कर रहा था, ठीक है। यानी कि एक बार में 75, इसका मतलब पता है एक लॉट अगर कोई निफ्टी फ्यूचर का बाय या सेल करेगा तो
तो 15,836 का प्राइस मल्टीप्लाई बाय 75, एक कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू बनेगा 11,87,700 का, ठीक है। और इसके लिए जो मार्जिन जाएगा वो अप्रॉक्सीमेटली 1.8 लाख के आसपास इसका मार्जिन जाता है एक ट्रेड के लिए। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते, यानी कि जिसने भी ये क्वेश्चन बनाया है उन्होंने मार्केट का शकल नहीं देखा है, और जिसने मार्केट का शकल नहीं देखा है वही ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं और कहते हैं निफ्टी में आर्बिट्रेज कर लो भाई। निफ्टी में आर्बिट्रेज करने का मतलब है निफ्टी का डिलीवरी चाहिए हमें, बिना डिलीवरी आर्बिट्रेज नहीं कर सकता है कोई। चलो एक तो ये था प्रॉब्लम इस क्वेश्चन के अंदर, जो इमेजिनरी चीज़ों को यहाँ बहस करने के लिए क्वेश्चन डालता है। और दूसरा बोलता है क्या, कभी शकल नहीं देखा, और बोलता है कि विथ रुपी वैल्यू ऑफ ₹100 पर इंडेक्स पॉइंट, मतलब समझ आया, एक इंडेक्स पॉइंट के लिए 100 रुपीज़ में ट्रेड किया जाता है, जो कि आज के डेट में मार्केट नहीं होता है। यही रीज़न है कि मैंने आपको अभी एनएससी खोल के दिखाया है, ठीक है। मैं ट्रेड करता हूं तो मुझे मालूम है कि आज के डेट पे एक पॉइंट के लिए 1 रुपी दिया जाता है। निफ्टी अगर 15,811 पे है तो कोई ट्रेड करना है तो उसी का टाइम वैल्यू ऐड करना है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, नहीं जी 100 रुपी देंगे एक पॉइंट के लिए। मतलब क्या पता है, आज अगर निफ्टी 15,800 पे है तो एक निफ्टी का प्राइस, याद रखना 1 निफ्टी का प्राइस अगर कोई चेक करेंगे ना तो कितना होगा पता है, क्योंकि एक पॉइंट के लिए 100, तो इतना पॉइंट है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, तो 15800,100, यानी कि 15,80,000 एक यूनिट का प्राइस होगा। और अगर लॉट 75 हो जाए तो मल्टीप्लाई बाय 75, तो देख लीजिए कहाँ पहुँच जाएगा, क्या कह सकते हैं, ठीक है। वो आगे बढ़ते हैं। ऑन 15 सितंबर द इंडेक्स क्लोज्ड एट 1195, इंडेक्स 1195 पे क्लोज हुआ है, कौन से दिन पे, 1 सितंबर को। चलिए एक काम करते हैं, ये सब चीज़ जो अभी लिखा था इसको थोड़ा सा हम उस पर डालते हैं। ओके जी, आइए ये लीजिए, 15 सितंबर की बात हो रही है, कह रही कि निफ्टी यानी कि जो इंडेक्स क्लोज हुई है 1195 पे, 1195 पे कौन चल रहा है, निफ्टी 50। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। एंड दिसंबर फ्यूचर, जैसे ही दिसंबर फ्यूचर बोला, मतलब आज के डेट पे 15 सितंबर के मार्केट में उस दिन की प्राइस ट्रेड होगी। इतना तो आप लोगों को फ्यूचर पता होगा, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया था। तो देखो ये जो प्राइस आप देख रहे थे, जो भी प्राइस अभी, हाँ ये क्या कहते हैं, एलटीपी जो देख रहे थे आप लोग, 15,836 का जो लास्ट प्राइस है 15,836 का, वो आज है। लेकिन किस एक्सपायरी के लिए, देखो ऊपर क्या लिखा है, 24 जून 2021, जबकि आज का डेट 24 जून नहीं है। आइए देखिए ऊपर क्या लिखा है, आज का डेट 15 जून है। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं 15 जून पे, आज के डेट पे इस जून के एक्सपायरी, यानी कि जो जून का एक्सपायरी कौन सी बन रहा था, जो जून एंड के लिए, जून एंड का जो लास्ट थर्सडे है, जून एंड का जो लास्ट थर्सडे है, ठीक है, उस दिन के लिए जो प्राइस चल रहा है वो 15,836 का चल रहा है। तो कब चल रहा है, आज के डेट पे चल रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और उसका जो एक्सपायरी दिया गया कौन सी, 24 जून के लिए, यानी कि 15 जून से 24 जून, देख लीजिए कितना दिन आपका बनता है, अप्रॉक्सीमेटली 9 डेज का टाइम वैल्यू है वो, जितना आपका गैप दिख रहा था। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ बोला गया है कि दिसंबर फ्यूचर लास्ट ट्रेडिंग डे दिसंबर 15, मतलब उस दिसंबर में लास्ट ट्रेडिंग डे बनेगा उसका 15 दिसंबर, यानी कि सिंपली याद रखना दिसंबर एंड का मतलब 15 दिसंबर है यहाँ पे, ठीक है। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 मंथ का टाइम पीरियड हो गया सिंपल। कैसे, 15 सितंबर से 15 अक्टूबर 1 मंथ, अक्टूबर टू नवंबर, नवंबर टू दिसंबर, कितना हो गया बताइए, 1 मंथ, 2 मंथ एंड 3 मंथ। ये जो है 3 मंथ का फ्यूचर का प्राइस वर ट्रेडिंग एट 1225। कब ट्रेड हो रहा है, यहीं पे यहाँ पे जो निफ्टी फ्यूचर ट्रेड हो रहा है वो कितने दिन वाले, इस दिन के एक्सपायरी वाले। ये निफ्टी फ्यूचर इस दिन के एक्सपायरी के लिए आज ट्रेड हो रहा है कितने का, 1225 का। ओके जी, आगे देखिए, द हिस्टोरिकल डिविडेंड यील्ड ऑन इंडेक्स हैज़ बीन 3% पर एनम, यानी कि जो निफ्टी 50 है, एनएससी 50 इंडेक्स यानी कि निफ्टी ही होगा, एनएससी 50 इंडेक्स जो है निफ्टी ही है। तो अब आप सोचो
निफ्टी में जो 50 कंपनी है, ठीक है, वो पूरे साल में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 मंथ है। आप मुझे बताइए, ये 0 मंथ है आज के रेट से। इस मंथ में अब 50 कंपनी में से मान लीजिए 4 कंपनी ने इस महीने में डिविडेंड दे दिया, 2 कंपनी यहाँ दे दिए, 5 कंपनीज यहाँ दे दिए, 10 कंपनीज यहाँ दे दिए। इस तरीके से अलग अलग मंथ में कुछ कुछ कंपनियाँ जो है डिविडेंड दिया करते हैं। उन सब का जो एवरेज डिविडेंड का जो रिटर्न है, यील्ड है, दैट इज़ दी 3% पर एनम। अब आप मुझे बताओ, पूरे ईयर का 3% पर एनम है, तो हम लोग जो डिविडेंड का एडजस्टमेंट करते हैं फ्यूचर के प्राइस निकालने के लिए, वो कौन सी डिविडेंड होते हैं? वो डिविडेंड होता है जो कि एक्सपायरी से लेके कॉन्ट्रैक्ट डेट, इन दोनों के बीच के डिविडेंड होते हैं। इसका मतलब हमें जो डिविडेंड एडजस्टमेंट करना होगा दैट इज़ ओनली फॉर 3 मंथ्स के लिए, याद रखेंगे। तो जो आपका 3% का डिविडेंड यील्ड है वो 1 ईयर के लिए है, तो हम लोग इतने दिन का ही एडजस्टमेंट करेंगे। अगर डेट में बोला होगा तो डेज यहाँ 365 बोला गया है, तो फिर 365 बोला गया है तो काउंटिंग करना पड़ेगा। जैसे ही कोई डेट बोल दिया जाए तो काउंटिंग करने पड़ेंगे, और काउंटिंग का रूल आप लोगों को बता रखा है। ये बताएंगे कितने दिन का होगा, क्योंकि टाइम वैल्यू आएगा ही आएगा क्वेश्चन के अंदर। कोई काउंटिंग करना चाहे तो काउंट करके बताइए। हमने आपको कितने बार बोला है कि जो कितने बार बोला क्या है, टाइम वैल्यू में मैंने आपको सारे वेरीफाई करके दिखाया था कि बैंक अपना इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे करती है। बैंक का जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है, मैंने आपको पासबुक, अपने पासबुक का बैंक का इंटरेस्ट मैच करा के दिखाया था। वहाँ पे मैंने आपको लॉजिक बताया था। लॉजिक यहाँ पे तो सिर्फ वही बोलेंगे कि जिस दिन स्टार्ट होता है स्टार्टिंग डेट लेते हैं, एंडिंग डेट हम लोग नहीं लेते, यानी कि एक्सपायरी डेट को नहीं काउंट करेंगे, स्टार्टिंग डेट को काउंट करेंगे। तो 15 सितंबर हमें लेना है, तो सितंबर में 30 डेज होता है जिसमें 15 भी लेना है, 14 डेज नहीं लेना है। तो आपका जो 14 डेज नहीं लेके अगर काउंट करोगे 15 16 17 ऐसे काउंट करोगे 30 सितंबर तक, तो सितंबर में जो आपका टाइम पीरियड बनता है वो 16 का, ठीक है। अक्टूबर में कितना बनेगा बताइए? 31 का। और नवंबर में कितना बनेगा? सॉरी, सितंबर तो हो ही गया, ऐसे नहीं, वो तो 1 महीने है ना पूरे, ठीक है। सितंबर में हमने ले लिया कितना? सितंबर में 16, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है जी। अब दिसंबर में कितना दिन, देखो ये 15 नहीं लेना है तो 14 दिन तक का लेना है। 15 जिस दिन एक्सपायरी डेट नहीं लेना है, तो 15 को काउंट ना करूँ तो 14 तक लेना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 14। तो आप मुझे बताइए 16 + 31 + 30 + 14, यानी कि ये आपका 91 डेज बन जाता है। 91 डेज। बोलोगे डेज काउंट क्यों किया आपने? इसलिए डेज काउंट किया है क्योंकि नीचे 365 डेज की बात कर रहा है। ओके जी, आगे देखिए। एंड बोरोविंग रेट वाज 9.5% पर एनम, और वैसे भी इंडेक्स है, दोनों रेट आ गए, मार्केट में इंटरेस्ट रेट आ गए, मार्केट का डिविडेंड यील्ड आ गए। आगे कहते हैं डिटरमिन वेदर ऑन सितंबर 15, यानी कि इस डेट पे जहां हम लोग कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, द डिसम्बर फ्यूचर वर अंडर प्राइस्ड और ओवर प्राइस्ड, महंगा है या सस्ता है? आप बताइए, महंगा सस्ता हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं? हम लोग एक उचित रेट निकालते हैं, फेयर रेट निकालते हैं, और जो मार्केट में प्रिवेल कर रहा है उससे हम लोग कंपेयर करते हैं। मार्केट में कितने चल रहे हैं? मार्केट में कितना चल रहा है? 1225, लेकिन याद रखना ये 1225 पॉइंट्स है, ठीक है। निफ्टी फ्यूचर का बोला गया है कि ये इतने में ट्रेड किया जा रहा है, यानी कि ये पॉइंट्स है। अगर इसका प्राइस देखोगे तो बोला है 1 पॉइंट = 100, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 100 से, ठीक है। बेतुके इंसान का क्वेश्चन होता है, कभी मार्केट का शक्ल नहीं देखा होता है, अजम्पशन लेके क्वेश्चन बनते रहते, तो ठीक है आप भी समझ जाओ कि नालायक का सॉल्यूशन नालायक के जैसे ही हम लोग दे देते हैं। हमें यहाँ क्वेश्चन पे ये नहीं बोला गया क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है ढूंढ के दो, ठीक है। इसलिए मिस्टेक उस्टेक ढूंढ के नहीं देना है, जो बोल रहा है उसको सॉल्व करके दे दो, ठीक है। ज़्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। फिर कहते हैं व्हाट आर्बिट्रेज ट्रांजैक्शन इज पॉसिबल, ठीक है। सबसे पहले तो आर्बिट्रेज कभी भी इंडेक्स में कोई कर नहीं सकता है, ठीक है। अब ये दुनिया का एक पहला होगा नमूना जो इसने क्वेश्चन बनाया है, तो हम मान लेंगे कि हाँ हम निफ्टी का भी डिलीवरी ले सकते हैं। समझ में आ गया? पहले ही मैंने इसके लिए डिस्कशन कर दिया कि कैसे ले सकते हो निफ्टी का डिलीवरी। तो आर्बिट्रेज ट्रांजैक्शन इज पॉसिबल टू गेन आउट ऑफ दिस मिस प्राइसिंग। अगर फेयर प्राइस और एक्चुअल प्राइस इक्वल नहीं होगा तो आपको आर्बिट्रेज हो सकता है। और आर्बिट्रेज कैसे करते थे? अगर फ्यूचर महंगा है
तो बेचते थे, फ्यूचर सस्ता है खरीदते थे, और फिर उसके बाद अंडरलाइन के साथ एडजस्टमेंट करते थे, एक्सपायरी पे जाकर डिलीवरी लेते थे, और डिलीवरी के साथ एडजस्टमेंट करके जितने का आपका फेयर और एक्चुअल में डिफरेंस होगा वो हम लोग आर्बिट्रेज एज ए गेन रियलाइज करते थे। लास्ट में कहते हैं कैलकुलेट द गेन एंड लॉस इफ द इंडेक्स ऑन 15 दिसंबर क्लोजेज एट 1260 या 1175। ये दो कंडीशन दे दिया, कहते इस दो कंडीशन में बताओ कितने का आपका लॉस होगा या कितने का आपका गेन होगा। कौन सी केस में ये लॉस गेन पूछा जा रहा है? ये लॉस गेन जो आपको पूछा जा रहा है ये आर्बिट्रेज वाले कि हमने आर्बिट्रेज कर लिया था, अब ये दो कंडीशन हो गया, बताओ आपका कितने का लॉस गेन होगा। बस सिंपल है। तो सबसे पहले स्टार्ट कर ले, पहला कि ये मिस अंडर प्राइस है या ओवर प्राइस्ड है, फेयर प्राइस निकालना है, इंडेक्स है। हमने अभी बोला है क्या क्वेश्चन में कहीं पे भी कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग का जिक्र है? नहीं है। अगर कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग का जिक्र नहीं है तो आप सिंपल कंपाउंडिंग लीजिए, और मैंने बोला है इंस्टीट्यूट अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करना शुरू कर दिया। इस क्वेश्चन में भी अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करना है हमारे लिए तो और अच्छी बात है, ठीक है, कैलकुलेशन और आसान हो जाएगा। ठीक है, कैसे? रेट चल रहा है बोरिंग का कितना? 9.5%, बहुत अच्छा। आप मुझे बताइए क्या कहते हैं इसमें डिविडेंड यील्ड कितने का है? 3% का। ठीक है, 9.5 माइनस 3 कर दिया, जो कि हम नहीं कर पाते थे, अब इंस्टीट्यूट करते, और इंस्टीट्यूट आसान कैलकुलेशन दे रहा है अप्रॉक्सीमेट करके, तो हमारे लिए तो खुशी की बात है। चलो खुशी की बात कर लिया हम लोगों ने। ये कितना है बताओ? 6.5%। तो ठीक है, स्पॉट प्राइस में आप 6.5% एडजस्टमेंट कर दीजिए। ये स्पॉट प्राइस कितना चल रहा है बताओ? 1195 का। ये देखो 1195 में आपको क्या करना है? डिविडेंड एडजस्टमेंट कर देना है, तो बस काम खत्म। ये देखो 1195 में हम लोगों ने ये रहा 6.5% का टाइम वैल्यू एडजस्टमेंट किया, लेकिन कितने दिन का टाइम वैल्यू एडजस्टमेंट किया? अभी हम लोगों ने पढ़ाई की है 91 डेज का है, तो 91 डेज का टाइम वैल्यू एडजस्टमेंट किया, लेकिन वो तो आएगा, क्या आएगा बताओ? वो तो आएगा इंडेक्स पॉइंट, और क्या बोला है? एक पॉइंट इज इक्वल टू 100। ठीक है, ये लॉट साइज नहीं है, ये लॉट साइज नहीं है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, क्योंकि बोला गया ना रूपी वैल्यू बीइंग ₹100 पर इंडेक्स पॉइंट, या अगर आप ऐसे भी कह सकते हो, अगर आप सही तरीके से बोलोगे तो आप सीधा इसको लॉट साइज भी अज्यूम कर लोगे तो भी काम चलेगा। ठीक है, अगर समझने के लिए, क्योंकि बोल रहा है एक इंडेक्स पॉइंट 100 रुपीज़, तो मतलब हम 100 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं। जैसे हमारे लिए क्या होता है? 75 यूनिट्स का लॉट चल रहा है, तो एक ही बार में 75 यूनिट्स ट्रेड करना होता है। तो जैसे निफ्टी एक पॉइंट चेंज होता है तो हमारे जो वैल्यू होता है 75 से चेंज हो जाता है। अगर इसको लॉट साइज अज्यूम करके सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा फीलिंग जो है वो अच्छे वाले आएंगे। ठीक है, वापस आते हैं, तो हमने क्या कर लिया, जो फ्यूचर दिसंबर फ्यूचर का जो प्राइस होगा वो आपका इतने रुपये का हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल था, हम तो ऐसे ही कैलकुलेशन कर देते। कैसे? देखो, चलो हो गया कैलकुलेशन तो हो गया ना। ठीक है, अब मुझे बताइए उचित प्राइस कह रहा है कि 1,21,437 का होना चाहिए, लेकिन मार्केट में कितने का चल रहा है बताओ? ये इसमें आपका एक प्राइस 100 का है, तो 1,22,500 का। आप मुझे बताओ मार्केट में ट्रेड हो रहा है 1,22,000 का, उचित क्या कहता है? होना चाहिए 1,21,000 का, है ना? तो होना चाहिए 121, है 122, तो महंगा है ना, ओवर प्राइस्ड। ठीक है, तो ये रहा ओवर प्राइस्ड, बस बात खत्म। यही लिख देना है, आपको पहला पार्ट का मार्क्स मिल जाएंगे। अब बोला गया है सेकंड पार्ट में, क्या बोला गया? ध्यान से पढ़िए सेकंड पार्ट में, क्या इस मिस प्राइसिंग से हम लोग कुछ व्हाट आर्बिट्रेज ट्रांजेक्शन इज पॉसिबल टू गेन आउट ऑफ दिस मिस प्राइसिंग? इस मिस प्राइसिंग से हम लोग कैसे आर्बिट्रेज पॉसिबल कर सकते हैं? तो सिंपल सी बात है, ओवर प्राइस्ड है, बेच दो। किसको बेचूं? फ्यूचर को बेच दूं। तो यही बोला है, सिंस एक्चुअल फ्यूचर प्राइस ओवर वैल्यूड है, तो क्या करना है? इसको बेचना है। और आपको याद हो रहा, जब फ्यूचर बेचते हैं तो कैश में खरीदते हैं, तो बोला है कैश एंड कैरी आर्बिट्रेज इज पॉसिबल, सेल द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को सेल करेंगे और कैश में निफ्टी बाई करेंगे, और निफ्टी बाई करने के लिए बोरोइंग करते हैं, तो बोलता है बोरो टू बाई दी स्टॉक। अब ये कौन से स्टॉक बाई करोगे? ठीक है, एटलीस्ट कम से कम लैंग्वेज तो सही से लिखा कि स्टॉक बाई कर लेना, कम से कम निफ्टी बाई करने की बात नहीं करा, लेकिन कौन से स्टॉक बाई करोगे? वही 50 कंपनी, और उसी प्रोपोर्शन में जिसमें निफ्टी में उसका वेटेज है। उम्मीद करता हूँ समझ आ गए, और ये सब तो आपको याद ही होगा ना, कैसे आर्बिट्रेज करते थे बताओ। अगर हमारा फ्यूचर ओवर प्राइस्ड है तो फ्यूचर को सेल करो। आज हम फ्यूचर अगर सेल करेंगे
तो आज कैश मार्केट में जाके अंडरलाइन को क्या करना है बताइए, बाई करेंगे, और इस अंडरलाइन को एक्सपायरी पे जाके हम लोग क्या करते थे, सेल करते थे। ये बाई करने के लिए हम लोग आज क्या करते थे बताइए, बोरोविंग करते थे, बोरोविंग करके बाई किया। इस बोरोविंग का यहाँ पे जो रीपेमेंट करते थे वो रीपेमेंट कहाँ से करते थे, सेल प्रोसीड से ला के पेमेंट करते थे, और ये पेमेंट जो होता है वो इंटरेस्ट ऐड करने के बाद होता है, याद रखेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऐड करने के बाद रीपेमेंट करेंगे। ये जो सेल वैल्यू जो प्रोसीड होता था और रीपेमेंट, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता था वो हमारे लिए क्या कहलाता था, आर्बिट्रेज। अब यहाँ पे सेल के अंदर अनसर्टनिटी आ सकता है। जो हमने निफ्टी खरीदा, यानी कि निफ्टी का जो 50 स्टॉक खरीदा, उस स्टॉक का प्राइस नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमने जो शर्त लगा लिया होता है जितने पे बेचने का, हमारे लिए फ़िलहाल कितने में बेचने का शर्त लग रहा है, क्योंकि मार्केट में चल रहा है 1225 का, तो हम अगर 1225 में अगर बेच दें, 1225, ये 100 से मल्टीप्लाई करना भी बाकी है, इतने पे अगर हम लोग बेच देंगे तो चाहे मार्केट में कुछ भी हो जाए, यहाँ पे हम लोग जो सेल कर पाएंगे 1225 पे बेच पाएंगे। लेकिन मार्केट में होता क्या है, आपको डिफरेंस लेना होता है जितने में मार्केट होगा, और जो क्या कहते हैं, कैश मार्केट में जो प्राइस होता है उसमें आपको डिलीवरी लेना होता है, क्योंकि डिलीवरी कैश सेगमेंट में करनी, फ्यूचर सेगमेंट में नहीं। समझ में आ गई बात। और ये जो कमिटमेंट था आपका फ्यूचर का, तो याद करिए हमने आपको गोल्ड का एग्जांपल लिया था। एक स्टूडेंट का शादी भी करवाया था, शादी में उसको गोल्ड खरीदना था, वो क्या करते थे बताइए, MCX में जाके कॉन्ट्रैक्ट कर लेते थे, लेकिन MCX में गोल्ड डिलीवरी नहीं लेते थे, एक्सपायरी पे जाके या एक्सपायरी से पहले वो कॉन्ट्रैक्ट को सेटलमेंट करते थे, वहाँ से डिफरेंस लेके आते थे, और कैश सेगमेंट में जाके अपने अंडरलाइन का डिलीवरी लेते थे। वो डिलीवरी और कैश सेगमेंट का जो डिफरेंस है, वहाँ से आपका आर्बिट्रेज गेन होता था। उम्मीद करता हूँ याद आ रहा होगा। तो आप मुझे बताइए, तो ये तो सेकंड पार्ट हो गया। आपको एक्शन बता देना है कि बोरोइंग करके कैश मार्केट में जाके स्टॉक खरीद लेंगे ग्रुप कंपनी और फ्यूचर को बेच देंगे। सेकंड पार्ट का काम खत्म हो जाता है। थर्ड पार्ट में उसने आर्बिट्रेज आपसे पूछ लिया, तो अब आर्बिट्रेज हम लोग कैसे करेंगे बताइए। आर्बिट्रेज निकालने के लिए सबसे पहले बोरोइंग करेंगे। बोरोइंग कितना करेंगे बताइए, जितना कैश, क्योंकि कैश सेगमेंट से निफ्टी खरीदना है, तो याद रखना बोरोइंग जो करना पड़ेगा आपको, जो आज मार्केट में जितना चल रहा होगा ये वाले प्राइस 1195, यानी कि 1195 का जो इक्विवेलेंट जितना अमाउंट बनेगा 1195 का 100 से मल्टीप्लाई करके इतने का शेयर अगर खरीदोगे तो इतना ही आपको बोरोइंग करना पड़ेगा 9.5% से 91 डेज के लिए। और आप एक्सपायरी पे जाके इसको पेमेंट करोगे। उसको पेमेंट करने के लिए क्या करेंगे, हम अपने शेयर को बेचेंगे। शेयर जब बेचने जाएंगे उसका प्राइस या तो 1260 होगा, तो उसी 1260 से आप क्या करोगे, फ्यूचर को भी एडजस्टमेंट करोगे। तो वो जो था वो हमने 1260 पे बेच दिया, तो यहाँ से आपका इतने का प्लस आ गए। और जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हमने क्या किया था, सेल किया था, उसको बाई करके क्या कहते हैं, फ्यूचर सेटलमेंट अलग होती है, कैश सेगमेंट का सेटलमेंट अलग होती है। तो नेट करेंगे तो वो देखो इतने में हमने बेचा था और इतने में जाके खरीद लेंगे। कितने में, जो आपका उस दिन का मार्केट में प्राइस होगा, क्योंकि एक्सपायरी पे जाके क्या होता है, कैश सेगमेंट और फ्यूचर सेगमेंट दोनों का प्राइस सेम होते हैं। तो जितना हमारा 1260 का कैश होगा उतने पे सेटलमेंट होगा, उसका लॉस गेन आएगा, ठीक है। और यहाँ से आपका क्या कहते हैं, जो हमने जो अंडरलाइन खरीदा था, यानी कि स्टॉक जो 50 खरीदा था उसको हम लोगों ने बेच के कुछ पैसे लाया, उस पैसे से हम लोग उसको पेमेंट कर देंगे, रीपेमेंट करके, और डिविडेंड भी रिसीव करेंगे, क्योंकि 3 मंथ के बीच का जो डिविडेंड टिल था वो भी हमने जो स्टॉक खरीद, क्योंकि स्टॉक खरीद करके होल्ड कर रहे हैं ना, 50 कंपनी का स्टॉक खरीद के होल्ड करे, तो जो 3 मंथ के बीच में जितना डिविडेंड होगा वो भी रिसीव करेंगे। कुछ लोगों का मानना है सर हम तो एनुअल लेंगे। एनुअल कैसे लोगे आप, सिर्फ 3 मंथ का आप डिविडेंड लोगे, आप सिर्फ 3 मंथ का डिविडेंड लोगे, ये भी लोगे, तो आपका जो आर्बिट्रेज गेन आएगा 1063 का, ठीक है जी। अगर किसी को यहाँ पे अगर किसी को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आई, अगर ये एडजस्टमेंट में अगर किसी को प्रॉब्लम आई, तो समझ जाना आपको जो गोल्ड वाला एग्जांपल हमने बता रखा है, किसी का जो शादी करा रखा था एग्जाम में, वो आपको याद नहीं होगा। हमने क्लास में कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व किया था, याद करिए। क्रूड ऑयल हमने बाई सेल किया था, हमने व्हीट बाई सेल किया था, याद आ रहा है कुछ, हमने 4,40,000 kg का व्हीट बेचा था, वहाँ पे भी हमने इस तरीके से सेटलमेंट किया था, क्योंकि हम बार बार कहते थे डेरिवेटिव सेगमेंट में डिलीवरी नहीं होता है। आज के रेट में कैश मार्केट जो स्टॉक है उसका डिलीवरी हो जाता है, लेकिन इंडेक्स का डिलीवरी अभी भी नहीं होता है। और यही रीज़न है कि यहाँ पे डायरेक्टली डिलीवरी ना करके फ्यूचर को अलग सेटलमेंट किया है और शेयर को अलग बेचा है, और उसको नेट ऑफ करके हम लोगों ने यहाँ से आर्बिट्रेज निकाला है।
उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोगों को। अच्छा, अभी इसमें एक और भी प्राइस था, एक प्राइस था 1175 वाले, तो अगेन 1175 वाले का बस कैलकुलेशन रिपीट करना है और बाकी आपका कुछ नहीं होगा। गेन दोनों तरफ होगा, याद रखना, क्योंकि आर्बिट्रेज जो होते हैं मार्केट में प्राइस ऊपर चला जाए नीचे चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिस्क फ्री होता है, इसीलिए तो आपका जो अमाउंट होगा आंसर, चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे मार्केट नीचे जाए, आपका जो आंसर होगा वो सेम होगा, तभी तो आर्बिट्रेज हुआ ना, अदरवाइज आर्बिट्रेज कैसे हो सकता है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का एफ, देखिए क्या कहते हैं। अ पोर्टफोलियो मैनेजर कंट्रोल्स 50 करोड़ ऑफ इक्विटी स्टॉक। अच्छा जी, 50 करोड़ का इक्विटी स्टॉक को मैनेज करता है। इन एंटिसिपेशन ऑफ अ स्टॉक मार्केट, इन एंटिसिपेशन ऑफ ए स्टॉक मार्केट डिक्लाइन, शेयर मार्केट डाउन जाने वाला है जी। द डिसीजन इज made to hedge the portfolio using the index future contract with each contract of 250 units। वन कॉन्ट्रैक्ट में 250 यूनिट्स है, बहुत बढ़िया, यानी कि लॉट साइज आपका 250 का हो गया। स्टॉक मार्केट डाउन जाने वाला है, बहुत अच्छा। किसी के पास, एक पोर्टफोलियो मैनेजर के पास 50 करोड़ का इक्विटी स्टॉक है जी। अच्छा जी, आइए एक काम करते हैं, एक पोर्टफोलियो मैनेजर के पास, मान लीजिए मेरे पास, मान लो ऐसे, ठीक है जी, सोचने में क्या बुराई है। 50 करोड़ का मेरे पास इक्विटी स्टॉक पड़ा हुआ है जी। अच्छा जी, चलो ओके। अब हमें लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है, सोचना, इन एंटिसिपेशन ऑन स्टॉक मार्केट डिक्लाइन। अच्छा जी, स्टॉक मार्केट क्या होने वाला है जी, डाउन जाने वाला है, ठीक है। तो इस डिक्लाइन में द डिसीजन इज मेड टू हेज द पोर्टफोलियो। हेजिंग आपको पता होगा, हेजिंग का मतलब जो हमारा रिस्क अराइज हो रहा है उसको बचाना, एक एक्शन लेके। तो आप मुझे बताइए, मार्केट डाउन जाएंगे तो मेरा पोर्टफोलियो भी डाउन जाएगा, और मेरा पोर्टफोलियो अगर डाउन जाएगा, मान लीजिए मैंने कोई शेयर खरीद के बैठा हुआ है 100 रुपये में, वो नीचे चला गया 50 पे, 40 पे, 10 पे, तो मेरा क्या होगा बताइए, लॉस होगा। इस लॉस का जो रिस्क अराइज हो रहा है उसको हेज करना है हमें, टू हेज द पोर्टफोलियो यूजिंग इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट विथ ईच कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 250 यूनिट। ठीक है, लॉट साइज तो हमें पता चल गया, किसका हम, अच्छा हेज किससे करेंगे बताओ, इंडेक्स फ्यूचर से। ये तो हमने कितना डिटेल में, एक पूरे एग्जाम्पल, मैंने अपना पोर्टफोलियो, याद होगा अगर आप लोगों को, स्क्रीन पे मैंने अपना पोर्टफोलियो ओपन किया था। हाँ, एक दो बैच में नहीं हो पाया था क्योंकि उस दिन मार्केट क्रैश नहीं कर रही थी। ठीक है जी, जब मार्केट क्रैश करता है तो मैंने आपको कैलकुलेशन में डायरेक्टली क्लास में पोजीशन लेके दिखाया कि अच्छा मेरे पास देखो 10 लाख का पोर्टफोलियो है, आज मार्केट नीचे जा रहा है, मैंने क्या करा, निफ्टी को बेच दिया, निफ्टी फ्यूचर बेच दिया। अब जैसे ही निफ्टी फ्यूचर नीचे जाएगी मेरे पोर्टफोलियो नीचे जाएगा ही जाएगा। निफ्टी फ्यूचर तभी नीचे जाता है जब निफ्टी नीचे जाता है, और निफ्टी नीचे जाए 100 पॉइंट और मेरे पोर्टफोलियो में माइनस ना दिखे, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में नॉर्मली 25 स्टॉक हुआ करते थे जब भी मैंने क्लास में दिखाया, तो 25 स्टॉक, अगर निफ्टी 100 पॉइंट नीचे गया, निफ्टी अब छोटा मोटा क्या होता है 10-15 पॉइंट की जो मूवमेंट होती है वो नहीं पता चल पाता है, क्योंकि वो मूवमेंट वो फ्लैट होती है। तो जब निफ्टी फ्लैट है तो हमारा भी पोर्टफोलियो फ्लैट रहेगी, तो वो तो तब विजिबल होगी ना जब थोड़ा सा एक कंसिडरेबल मूवमेंट हो। तो निफ्टी अगर 100 पॉइंट नीचे गई मेरे पोर्टफोलियो में डाउन होगी, तो मैंने क्या बोला कि अच्छा देखो जी आज निफ्टी नीचे जाने वाला है, मैंने निफ्टी फ्यूचर बेच दिया। अब निफ्टी फ्यूचर बेचा, निफ्टी नीचे जा रहा है, आपको पता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो जिसने बेचा है वो कमाएगा, तो मेरे को निफ्टी फ्यूचर से फ़ायदा आ जाता है, और जो ये पोर्टफोलियो से लॉस हुआ वो लॉस इस गेन से कंपनसेट होके हमारा हेजिंग हो गए। यही होता था ना हेजिंग में। वैसे सारा चीज़ पढ़ा हुआ है, इतना डिस्कशन तो करने की ज़रूरत ही नहीं थी, बट अब इतना भी लाइन का डिस्कशन ना करो, इतना भी याद ना दिलाऊं तो फिर कुछ लोग जो भूल गए होंगे उसको रिकॉल कैसे होगा। सिंपल सी बात है, जब क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं तो फिर वैसे तो इस सारे क्वेश्चन को हमें हटा ही देना चाहिए था, जैसे हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया उसी में, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज अलग है तो हमने इसीलिए क्या करा, इसको अलग से रख के आपको डिस्कशन करा दिया। नया क्वेश्चन एक भी नहीं है, सारा कॉन्सेप्ट ऑलरेडी कवर किया हुआ है, थोड़ा सा लैंग्वेज अलग है। ठीक है, वापस आइए, द पोर्टफोलियोज बीटा इज 1.2। याद करिए बीटा क्या कहते थे, यानी कि ये पोर्टफोलियो का बीटा हमारे पास, अब सोचो ये है निफ्टी। ठीक है, निफ्टी भी डाउन जाएगी, ठीक है डाउन जाएगी, तो हम लोगों ने क्या किया, निफ्टी का जो फ्यूचर है बोला है कि इसको यूज़ करके हम अपने आप को हेज करेंगे। तो इसको हेज कैसे करेंगे बताओ, निफ्टी भी नीचे जाएगी, अगर इसको हम लोग सेल करेंगे तो अपने आप हेज हो जाएंगे, तो हमें सेल करना पड़ेगा। और याद करिए
कोई ज़रूरी नहीं है कि निफ्टी अगर 1% डाउन जाएगी तो हमारे पोर्टफोलियो भी 1% डाउन जाएगी, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या देखते थे, याद करो, बीटा। तो बीटा बोला गया है कि 1.2 है ना। तो 1.2 बीटा का क्या मतलब हुआ बताइए, कि अगर निफ्टी 1% नीचे जाएंगे तो हमारे पोर्टफोलियो 1.2% नीचे जाएगा, यही इसका बीटा कहता है। ओके जी। तो आप देखिए इन दोनों के बीच का, यानी कि इसके रिलेशन जो चल रहा है 1.2 टाइम्स का, जो कि बीटा हमारे पोर्टफोलियो का है, स्टॉक का नहीं, पूरे जो हमारा पोर्टफोलियो है 50 करोड़ का, उसका बीटा 1.2 टाइम्स चल रहा है। एंड द करंट वैल्यू ऑफ इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्टेड इज 238.5। अच्छा, एंड द करंट वैल्यू ऑफ इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्टेड इज 238.5। आज जो निफ्टी फ्यूचर ट्रेड हो रहा है, आज जो ट्रेड हो रहा है वो 238.5 की। अच्छा जी, तो हम लोग जब बेचेंगे तो कितने पे बेचेंगे, 238.5 पे। और इसका लॉट कितना चल रहा है बताओ, एक लॉट कह रहे हैं आपका 250 का चल रहा है। इसने भी मार्केट का शक्ल नहीं देखा होगा, ठीक है जी। चलो कोई बात नहीं, वापस आते हैं। हाँ, नहीं देखा है तभी तो बताओ, ये क्वेश्चन कब आया है। ये क्वेश्चन है मॉक टेस्ट पेपर CMA वाले का, जून 2020 का। भाई जो इंसान जून 2020 में क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या वो इंडेक्स फ्यूचर, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे कौन सी इंडेक्स फ्यूचर है ना, कौन सी इंडेक्स फ्यूचर है। चलो ठीक है, ये भी बात सही है। वैसे मार्केट में जो आज के डेट में ट्रेड हो रही है वो निफ्टी फ्यूचर ट्रेड हो रही है, निफ्टी बैंक ट्रेड हो रही है और फाइनेंशियल निफ्टी बैंक को ट्रेड हो रही है। तीन ही फ्यूचर इंडेक्स तो ट्रेड होती है मार्केट में, तो या तो उसी का देना चाहिए था। क्या कहते हैं, निफ्टी चल रहा है 15,000 समथिंग, यानी कि 16,000 के आसपास। बैंक निफ्टी तो और बहुत ज़्यादा है। तो बताओ कौन सी वाले इंडेक्स से मैच करे, किसी से मैच नहीं करे, तुक्केबाजी करके दे दिया गया। इसलिए तो उसको लॉट साइज भी क्या करना पड़ा है, ज़्यादा देना पड़ा है। ठीक है, जो दिया दिया, आगे बढ़ते। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट दैट शुड बी बॉट और सोल्ड। खरीदोगे या बेचोगे, कितना नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताओ। कुछ है इस क्वेश्चन के अंदर, क्या करते थे, कुछ है ही नहीं। जितना आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू है 50 करोड़, 50 करोड़ मल्टीप्लाई बाय बीटा, कितना आ गया बताओ, 50 मल्टीप्लाई बाय 1.2, 60 करोड़ का आपको क्या करना है, निफ्टी फ्यूचर बेचना है। प्राइस कितने का चल रहा है, इतने का। लॉट कितना है, 250 का। एक लॉट कितने का बनेगा, 238.5 मल्टीप्लाई बाय 250। ये देखिए ये बनेगा आपका 59,625, बस इतना ही। 238.5 मल्टीप्लाई बाय 250, बस आज के रेट पे 18 लाख का, सॉरी 18 लाख का नहीं, 11 लाख समथिंग का एक कॉन्ट्रैक्ट चलता है निफ्टी का। इसने बस 59,000 का बना के दिया है इंडेक्स फ्यूचर, ठीक है। 60 करोड़ का बेचना है, बताओ 60 करोड़ का वैल्यू का बेचना है, एक कॉन्ट्रैक्ट इतने का है, तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितना होगा बताओ। तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा डिवाइडेड इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 60। ये करोड़ बन जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1 करोड़। ये बन रहा है आपका 10,062 लॉट, 10,062 पॉइंट समथिंग है, तो 10,062.88 है, 10,062.89। तो बताओ इसको, अब इतना लॉट तो कभी ट्रेड नहीं होता है मार्केट में। जब भी ट्रेड करोगे तो आपको होल नंबर ही ट्रेड करना पड़ेगा। तो कितना जाएगा, राउंडिंग ऑफ करोगे तो 63। तो ये तो इतना नंबर ऑफ लॉट हो गए, परफेक्ट हेज हुआ यहाँ पे। अब सेकंड में क्या कहते हैं देखो, मान लीजिए व्हेन कॉन्ट्रैक्ट्स आर क्लोज्ड आउट, यानी कि जब एक्सपायरी पे गए, जब कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो रही थी उस टाइम पे पोर्टफोलियो हैज़ फॉलन इन वैल्यू टू 42 करोड़। ओहो, जो 50 करोड़ का पोर्टफोलियो था ना आपका, वो डाउन चला गया सीधा 42 करोड़ पे। गजब हो गया, बताओ कितने का लॉस हो गया, सीधा 8 करोड़ का लॉस हो गया आपका। अच्छा, एंड दैट दी इंडेक्स हैज़ फॉलन टू 215। अच्छा जी, ये जो इंडेक्स जो आपने बेचा था वो 215 पे आ गया। यहाँ पे आपने बेचा था इतने पे आ गया, इतने पे अगर बाई होगी तो बताओ कितने का लॉस गेन हुआ, 238.5 माइनस 215, ये 23.5 का ट्रेड नीचे गया। एक यूनिट इंडेक्स का, इसमें लॉट कितना चल रहा था 250 मल्टीप्लाई बाय 250, और कितना लॉट लिया था हम लोगों ने 10,063। ये टोटल आपका इसमें जो लॉस आ रही है 5, गेन आ रहा है 5.91, यानी कि 591,20,125 का है ना। तो ये देखो यहाँ पे जो आ रहे में अगर करोड़ में वैल्यू लूँ इसका, इतने का लॉस हुआ, और जो फ्यूचर बेचा था उस फ्यूचर से आपको गेन होगा 5.912 CR का। तो
तो इतने का गेन उतने का लॉस, तो मुझे बताइए -8। अच्छा ये गेन तो कम ही हुआ ना, लॉस 8 करोड़ का हो गया, तो नेट में कट कटा के गेन ही हुआ, चलिए लॉस ही हुआ। ओवर लॉस कितना हुआ देखो, ये क्या कर रहा है, 7.97 करोड़ कैसे आ गया जी। 238.5 में बेचा था, 238.5 में बेचा था, चला गया 215 पे, 238.5 माइनस 215, तो 23.5 ही तो हुआ ना, ये 206.8 कहाँ से ले आया जी। ये 215 मिस्टेक है, ये पॉसिबल नहीं है, ये जो सॉल्यूशन है ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है, ये इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन है। इंस्टीट्यूट ने 206 लिया है, यानी कि ये क्वेश्चन में, ये हमारा कहीं पे मिस्टेक है ही नहीं, इंस्टीट्यूट का ही मिस्टेक है, ठीक है। एमटीपी के अंदर ये जो 215 लिया है वो 215 नहीं होगा, यहाँ पे जो वैल्यू होगी ये आपका 206.82 होगा, 206.82, ठीक है। ओके जी, तो गेन और लॉस कितना होगा, तो बस ये जो हम लोग अमाउंट निकाल रहे थे इसके बेसिस पे 7.97 करोड़ आ गई, तो नेट में जो ओवरऑल लॉस हो गए 3 लाख का अप्रॉक्सीमेटली हुआ। अब कुछ लोग का, अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट कहता है कि वाई द नेट गेन और लॉस नॉट एग्जैक्टली इक्वल जीरो। जितने का आपने अभी परफेक्ट हेज किया था, परफेक्ट हेज किया था कि जी हमारा यहाँ से लॉस होगी तो यहाँ से गेन हो जाएगी, देखो ध्यान से, यहाँ से जितने का लॉस होगा उतना यहाँ से हम लोग गेन कर लेंगे और वो परफेक्ट हेज हो जाएगा। लेकिन याद करिए मैंने क्लास में भी कितने बार बोला था कि ये प्रैक्टिकल लाइफ में कभी भी पॉसिबल नहीं है परफेक्ट हेजिंग, परफेक्ट हेजिंग हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एक तो सबसे पहले बीटा आपका परफेक्ट नहीं होता है। बीटा का मतलब क्या है, अगर मार्केट 1% डाउन जाएगी तो हमारे स्टॉक 1.2 डाउन जाना चाहिए, जो कि हर डे ये मैच नहीं करता है। बीटा हिस्टोरिकल डेटा से निकाला जाता है, वो हिस्टोरिकल डेटा करंट में कभी प्रिवेल करता है, कभी प्रिवेल नहीं करता है। तो ये जो बीटा आपका प्रिवेल ना करने की वजह से एक पहला रीज़न। दूसरा रीज़न, जब हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट लिया था तो देखो सही मायने में इतने कॉन्ट्रैक्ट आना चाहिए था, लेकिन फ्रैक्शन कॉन्ट्रैक्ट ना होने की वजह से आपको होल नंबर लेना पड़ा था। एक तो डिफरेंस यहाँ पे ये आ गई, ठीक है, दो डिफरेंस तो आपको याद रखना ही चाहिए। तो एक बोला है कि राउंडिंग ऑफ का, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिया था। दूसरा बोल रहा है कि मूवमेंट ऑफ अंडरलाइंग एंड मूवमेंट ऑफ इंडेक्स फ्यूचर आर नॉट एग्जैक्ट, ठीक है, वो वही हो गया। बीटा से आप लिंक कर दो सीधा, क्योंकि जितना बीटा आपका मूवमेंट होता उस प्रोपोर्शन में होती तो निफ्टी और स्टॉक हमारा उसी में एग्जैक्टली मैच करता। तो हम कह सकते हैं सेकंड और थर्ड पॉइंट जो एक दूसरे से इंटरलिंक है, तो बीटा की वजह से यानी कि मूवमेंट इक्वल ना होने की वजह से क्या हो रहा है हमारा, ये एग्जैक्टली हेज नहीं हुआ और यहाँ पे जो 3 लाख का है लॉस आ गया आपका। ओके जी, ये था क्वेश्चन नंबर 6.f। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6.4 पे। देखिए क्या करें, An investment management company wants to hedge its portfolio of share worth 15 crore using NSE Nifty Index Future। अच्छा, हमारे पोर्टफोलियो कितने का है बताइए, 15 करोड़ का। इस 15 करोड़ का जो पोर्टफोलियो है इसको हम लोग क्या कर रहे हैं जी, हेज कर रहे हैं, किसको यूज करके, इंडेक्स निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर। ओके, द कॉन्ट्रैक्ट साइज इज 100, यानी कि आपका 1 लॉट कितने का आ गया, 100 का। द इंडेक्स इज करेंटली कोटेड एट 9120, याद रखना इंडेक्स इज करेंटली कोटेड, यानी कि आज के डेट पे हमारा निफ्टी कितने का चल रहा है, निफ्टी फ्यूचर नहीं है, याद रखिएगा, निफ्टी जो चल रहा है 9120 का। अच्छा जी, 9120 का निफ्टी है। चलिए आगे देखिए, बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो इज 0.8, इस दोनों के बीच में जो बिहेवियर मैच होता है ये है 0.8 का, यानी कि अगर ये 1% डाउन जाएगा तो ये हमारा 0.8% डाउन जाएगा, ये कहता है थियोरेटिकली। द बीटा ऑफ इंडेक्स में बी टेकन एज 1, निफ्टी का बीटा हमेशा 1 होता है। हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी ट्रेडेड बाय द इन्वेस्टर, क्या चीज़ के लिए ट्रेड करोगे बताओ, ये तो बोला ही नहीं। हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी ट्रेडेड टू द इन्वेस्टर, क्योंकि बोला था कि हम हेज करेंगे, तो हेज करने के लिए कितना कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करोगे, तो सबसे पहले ये निफ्टी का प्राइस था, तो आपको पहले निफ्टी फ्यूचर का प्राइस निकालने पड़ेंगे। निफ्टी फ्यूचर के प्राइस के लिए कितने दिन का फ्यूचर बोला गया है, ढूंढो आप पहले क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर ढूंढिए कहाँ पे क्या क्या चीज़ दिया गया है। ना आपको टाइम पीरियड है कि कितने दिन का फ्यूचर है,
फिर बेतुका क्वेश्चन, हम लोग जो ट्रेड करेंगे वो तो निफ्टी फ्यूचर ट्रेड करेंगे ना, निफ्टी तो ट्रेड नहीं करेंगे। क्या बोला है, हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट तो निफ्टी फ्यूचर का ही होगा क्योंकि हमें निफ्टी फ्यूचर ही तो यूज करना है। अब फ्यूचर का ना तो कहीं पे टाइम पीरियड है, ना तो कहीं पे इंटरेस्ट रेट है, ना पीरियड है, ना टाइम वैल्यू का एडजस्टमेंट है, तो है क्या फिर भाई। ऐसे ही है, कभी कभी मैं इंस्टीट्यूट वाले को नॉर्मली देखता हूँ, जब भी कोई नए क्वेश्चंस वगैरह इधर उधर लाता है ना, पता नहीं नींद में क्वेश्चन बनाता है या क्या, आता है या नहीं आता है, इरिटेट करके रख देता है। बच्चे को भी इरिटेट कर देते हैं और हमें तो इरिटेट करता ही करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या लिखता है, वैल्यू ऑफ निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, गजब है भाई, पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ड की यूज़ कर रहे हो फ्यूचर, और वहाँ कह रहे हो इंडेक्स करेंटली कोट किया जा रहा है 9120 में, जैसे कि इंडेक्स में और इंडेक्स फ्यूचर में कोई डिफरेंस ही नहीं है। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर याद रखिएगा, अगर आपका इंटरेस्ट रेट दिया जाता, याद रखेंगे, इंटरेस्ट रेट अगर दिया जाता तो ये आपका स्टॉक प्राइस है, यानी कि इंडेक्स का स्पॉट प्राइस है, इसमें टाइम वैल्यू एडजस्टमेंट करने पड़ते और उसको टाइम पीरियड भी देना पड़ता। ना तो उसने टाइम पीरियड दिया है, ना तो एडजस्टमेंट दिया है, तो हमारे पास मजबूरी है, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि इसने गलती कर ली, इसको इंडेक्स फ्यूचर वर्ड यूज़ करना चाहिए था यहाँ पे, इसने गलती से क्या कर लिया, इंडेक्स यूज़ कर लिया। ठीक है, माफ़ कर देते, हमारा दिल बड़ा है, माफ़ कर दिया। तो बताओ एक कॉन्ट्रैक्ट कितने का हुआ, तो अगर ऐसा ये निफ्टी फ्यूचर का ही प्राइस यही हो जाए और बोलता है कि लॉट हमारा चल रहा है 100 का, 100 का ही लॉट चल रहा है ना जी, चलो जी लॉट साइज चल रहा है हमारा 100 का, तो आप मुझे बताइए एक कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू कितना हो गया, 912000, अच्छा 9,12,000 की एक कॉन्ट्रैक्ट हो गई। अब मुझे बताइए हमारे को कितने वैल्यू का निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर बेचना है, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो मल्टीप्लाई बाय बीटा, तो 15 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 0.8, ये बनता है आपका 12 करोड़ का। ठीक है जी, और एक कॉन्ट्रैक्ट है 9,12,000, तो 12,123 डिवाइडेड बाय 9,12,000। ठीक है जी, ये आ गया 131.58, 131.58 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करने पड़ेंगे, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं, तो 132 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होना चाहिए। बताओ ये रहा 132, पता नहीं इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, टाइम पास करने के लिए हमने डाल दिया। ऐसे क्वेश्चन तो कितने सारे हम लोगों ने सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13D, ये ऑप्शन स्ट्रैटेजी से रिलेटेड है, जो हम लोगों ने अलग अलग स्ट्रैंगल स्ट्रैडल पढ़ा था उस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड है। देखिए क्या करें, राम होल्डिंग शेयर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस का हम शेयर होल्ड कर ले, विच इज़ करेंटली सेलिंग एट ₹1000। ओके जी, ही इज एक्सपेक्टिंग दैट दिस प्राइस will further fall due to lower than expected level of profit to be announced after 1 month। 1 मंथ के बाद इसका प्रॉफिट जो अनाउंसमेंट होने वाली है वो डाउन, ये एक्सपेक्टेशन है, जिसकी वजह से प्राइस इसका डाउन जा सकता है। एज ऑन फॉलोइंग ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आर अवेलेबल इन रिलायंस शेयर, क्या क्या देखिए, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस का अलग अलग कॉल है, ठीक है, अलग अलग पुट है, सबका प्रीमियम गिवन है। अब क्या कहता है देखो, ये गलती से अलग से नीचे आ गया, वो ऊपर का पॉइंट लाइन ही यहाँ पे नीचे आ गई है। ठीक है, राम इज इंटरेस्टेड इन सेलिंग हिज स्टॉक होल्डिंग एज ही कैनॉट अफोर्ड टू लूज मोर दैन 5% ऑफ हिज सेल, 5% ऑफ इट्स वैल्यू। राम इंटरेस्टेड है सेलिंग हिज स्टॉक होल्डिंग एज ही कांट अफोर्ड टू लूज मोर दैन 5% ऑफ इट्स वैल्यू, यानी कि जो 1000 रुपीज़ का शेयर ट्रेड हो रहा है, ठीक है, वो 5% अगर डाउन जाता है, मतलब 50% से ज़्यादा का लॉस ये नहीं झेल सकता। राम कह रहे हैं कि 1000 का जो रिलायंस का शेयर है, ये हम 50 रुपीज़ से ज़्यादा का लॉस को नहीं झेल सकते। ओके, रिकमेंड अ हेजिंग स्ट्रैटेजी विथ ऑप्शन एंड शो हाउ दिस ऑप्शन विल बी प्रोटेक्टेड। तो सबसे पहली बात, ये 50 रुपये से ज़्यादा का लॉस वो नहीं झेल सकता। बोल रहा है कि क्या हेजिंग स्ट्रैटेजी को यूज करेगा। अगर मार्केट डाउन ही जाना वाला है, हमारा एक्सपेक्टेशन है कि इसका प्रॉफिट अच्छा नहीं आने वाला है, जिससे मार्केट डाउन जाएगा, तो आप मुझे बताइए जब मार्केट डाउन जाने वाला होता है तो हम लोग अपने आप को कैसे हेज करते हैं? या तो आप बेच दीजिए, अगर मैं इक्विटी को बेच दूँ तब तो हम हेज नहीं कि हम तो एग्जिट ही कर गए, तो हम उस केस में क्या कर सकते हैं, हम एक
कॉल ऑप्शन में ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं जिससे अगर रिलायंस का शेयर प्राइस नीचे जाए तो उस ऑप्शन से, कॉल नहीं, उस ऑप्शन या तो कॉल होगा या पुट होगा, देख लेंगे कि वो अगर ऑप्शन, ऐसा ऑप्शन लेना है जिससे अगर रिलायंस का शेयर प्राइस नीचे जाए तो आपको फ़ायदा हो। तो आप बताइए अंडरलाइन नीचे जाने पे कौन सी ऑप्शन आपको फ़ायदा देता है, कॉल या पुट? तो पुट। क्या इस क्वेश्चन में हम लोग कॉल यूज़ कर सकते हैं? हाँ, कॉल को राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन राइटिंग में रिस्क अनलिमिटेड होता है, इनका रिस्क जो है 50 रुपीज़ से ज़्यादा का नहीं है। तो इसका मतलब राइटिंग करके तो सोचना है ही नहीं, मतलब कॉल ऑप्शन का जितने भी इन्फॉर्मेशन दिया गया था सब हमारे लिए क्या हो गया बताइए, इररिलेवेंट। अब हम आते हैं पुट ऑप्शन पे। पुट ऑप्शन में बोला गया है 990 का पुट है, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस का पुट है और अलग अलग प्रीमियम है। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं 50 रुपीज़ का मैक्सिमम लॉस झेल सकता हूँ तो मैं एक काम करता हूँ कि 50 रुपीज़ का लॉस को बना के जितना स्ट्राइक प्राइस सेट करना है वो हम सेट कर देते हैं। अब कुछ लोगों का मानना ये होता है कि सर 950 का स्ट्राइक प्राइस ले लेते हैं। अगर हम लोग 950 का स्ट्राइक प्राइस ले तो सोचिए, ठीक है, जैसे ही 950 से नीचे जाएगा तो जितना भी नीचे जाएगा वो डिफरेंस आपको मिल जाएगा, ठीक है, वो डिफरेंस आपको मिल जाएंगे तो आप क्या हो गए, अपने आप को हेज कर लिए। लेकिन अब दिक्कत यहाँ ये है कि 950 का पुट को बाई करने के लिए मुझे 8 रुपीज़ का कॉस्ट भी तो आ रहा है। तो हाँ, ये हम कह सकते हैं कि 8 रुपीज़ के कॉस्ट पे, यानी कि 8 रुपीज़ का खर्चा करके मैक्सिमम आप 50 रुपीज़ से ज़्यादा, मतलब 50 रुपीज़ पे आप अपने लॉस को लिमिट लगा सकते हो, लेकिन 8 का और एडिशनल खर्चा करना पड़ेगा, यानी कि टोटल लॉस जो होगा आपका 50 इसमें और 8 रुपीज़ का आपका प्रीमियम 58 का हो जाएगा। वैसे इंस्टीट्यूट ने जो अपना सॉल्यूशन दिया है वो 950 के स्ट्राइक प्राइस को यूज़ किया है, बोलता है कि इतने का पुट खरीद लेंगे। और पुट में क्या होता है बताइए, जैसे ही रिलायंस का शेयर 950 के नीचे जाएगा, अगर मान लीजिए 900 पे चला गया तो आपका 50 का डिफरेंस मिल जाएगा। तो आप मुझे बताइए 950 के नीचे तो एक भी रुपये नहीं लॉस हुआ आपका, क्योंकि जितना भी नीचे जाएगा, मान लीजिए 900 पे चला गया है ना, तो 900 पे अगर रिलायंस चला जाएगा तो बताओ जो शेयर आज 1000 पे चल रहा है वो मार्केट में शेयर कितने पे चला गया बताओ, 900 पे। तो आपको शेयर से कितने का लॉस हुआ बताओ, लॉस हो गया 100 रुपीज़ का। तो कोई बात नहीं, हमने पुट जो है बाई किया हुआ था, कितने का पुट बाई किया था स्ट्राइक प्राइस वाले, हम लोगों ने बाई किया था 950 वाले। तो सोचो जब 900 पे गया अगर रिलायंस, तो 900 पे अगर रिलायंस गया तो बताइए 50 रुपीज़ का हमें यहाँ से फ़ायदा मिल गया, यहाँ से 100 रुपये का नुकसान, तो मेरे को नेट लॉस कितने का हो गया, 50 रुपीज़ का। यानी कि हमारा लॉस कभी भी 50 रुपीज़ से ज़्यादा का नहीं हो सकता, लेकिन उसका कॉस्टिंग कितना आएगा, 8 रुपीज़ का, ठीक है। तो अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने यही काम किया है, तो मुझे लगता है उससे ज़्यादा अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन ये होता कि आप 970 के स्ट्राइक प्राइस वाले अगर पुट लेते तो आपका क्या होता, देखिए 970 का अगर पुट में यूज करूँ तो जैसे ही 970 के नीचे जाएगा तो उसके डिफरेंस मुझे मिल जाएगा। और अभी शेयर है 1000 पे, इसका मतलब 1000 से 970 तक में आपको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगी, यानी कि ये आपका 30 रुपीज़ का यहाँ से लॉस होता, ठीक है। अगर 970 का स्ट्राइक प्राइस लोगे तो आपने फिक्स कर दिया 970 का नीचे तो जा ही नहीं सकता आपका लॉस, क्योंकि वही मैक्सिमम लॉस आपका 1000 टू 970 हुआ, क्योंकि 970 के नीचे जितना भी जाएगा शेयर उसका डिफरेंस तो आपको पुट से मिल जाएंगे, तो वो तो आपको हेजिंग हो गई। तो आप मुझे बताइए इसका कॉस्टिंग कितना है, 20 रुपीज़ का। तो ये 20 रुपीज़ का कॉस्ट और ये 30 रुपीज़ का लॉस, यानी कि मैक्सिमम आपका कितना लॉस जाएगा बताइए, 50 रुपीज़, इससे ज़्यादा का लॉस नहीं जा सकता है। तो मैंने यही बोला है यहाँ पे कि प्राइस 1000 का 5% डाउन मतलब 950 तक मैं झेल सकता हूँ, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि इसमें आपको जो सेल बाई करना चाहिए 970 वाले पुट बाई करना चाहिए और 20 रुपीज़ के कॉस्ट पे, तो 30 रुपीज़ का ये लॉस और 20 रुपीज़ का ये लॉस मैक्सिमम जो होगा आपका क्या कहते हैं, व्हेन प्राइस ऑफ रिलायंस गोज बिलो 950 देन ही विल अर्न प्रॉफिट फ्रॉम पुट विथ विच विल कवर द लॉस ऑफ स्टॉक, क्योंकि हमने ब्रेक इवन निकाल दिया ना। आप मुझे बताओ पुट का ब्रेक इवन क्या होता है, पुट का स्ट्राइक प्राइस अगर हमने 970 लिया और 20 रुपीज़ का प्रीमियम है तो 950 इसका क्या हो जाएगा, बीपी हो जाएगा, यानी कि 950 के नीचे, यानी कि आपका जो लॉस होगा 950 तक, ये मेरा बीपी है, इसके नीचे जितना भी जाएंगे वो आपको डिफरेंस मिलना शुरू हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यही 950 वाले जो प्राइस जो आपका मैक्सिमम लॉस था वो आपका कवर हो जाएगी। डिस्क्लेमर मैंने दिया है कि इंस्टीट्यूट ने जो अपना सॉल्यूशन दिया है 950 पे, ठीक है, तो 950 का स्ट्राइक प्राइस अगर यूज करोगे तो वहाँ पे आपको 8 रुपीज़ का एडिशनल कॉस्ट आएगा जो कि आप इग्नोर कर रहे हो। तो आप देख लीजिए, आपको लगता है इन दिस केस राम विल अर्न प्रॉफिट फ्रॉम पुट व्हेन रिलायंस शेयर गोज बिलो 942, इट मीन्स इफ
हिज ऑब्जेक्टिव डज नॉट अचीव, हैंस यूजिंग 970 स्ट्राइक प्राइस इज अप्रोप्रिएट आंसर। हमने बोला है कि 970 का स्ट्राइक प्राइस यूज़ करना अप्रोप्रिएट है, आपके पास चॉइस है, आप जो मर्जी यूज़ कर लीजिए, याद हो गया होगा, आप काम चला सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13.5 एक CMA इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है, जून 2019 का। याद रखना ये CA इंस्टीट्यूट में ये नहीं है, बहुत छोटा सा एक स्ट्रैटेजी की बात कर रहा है। बोलता है क्या, देखिए, अच्छा, ये जो इसमें जो स्ट्रैटेजी दिया गया है, हमने जो क्लास में पढ़ाया था, मैंने आपको पहले ही बोला था, हमने आपको 11 स्ट्रैटेजी बताए थे, याद करिए। ठीक है, झूठ बोलने ज़्यादा नहीं आता, मैंने सिर्फ आपको 11 स्ट्रैटेजी क्लास में बताया, इसलिए कि इंस्टीट्यूट ने अब तक इतने ही स्ट्रैटेजी पर डिस्कशन किया है, और ना तो इससे ज़्यादा बुक में डिस्कशन किया, ना तो इससे ज़्यादा पे एग्ज़ाम में कभी क्वेश्चन आया, ना तो कभी इससे ज़्यादा RTP में, MTP में, PTP में आया। ठीक है जी, तो इसीलिए हम लोगों ने इतने पे ही डिस्कशन किया हुआ था। ठीक है, जिसमें से आपका स्ट्रैंगल, स्ट्रैडल, बटरफ्लाई, बुलिश कॉल, स्प्रेड, ये सारे हमारा कवर होता है। ठीक है, अब उसमें स्ट्रिप और स्ट्रैप को हमने नहीं बताया था। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन आया है उसमें इंस्टीट्यूट ने एक नया जो स्ट्रैटेजी है उसको भी जानना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो उसमें आप चाहो तो दो स्ट्रैटेजी और अपने जो उसमें है उसमें ऐड कर लीजिए। एक है आपका स्ट्रैप स्ट्रैटेजी, एक है आपका स्ट्रिप स्ट्रैटेजी। ठीक है जी, बस 2 चीज़ है इसमें ज़्यादा, जैसे लॉन्ग और शॉर्ट इसमें भी होता है, लॉन्ग स्ट्रैप, शॉर्ट स्ट्रैप, लॉन्ग स्ट्रिप, शॉर्ट स्ट्रिप। ठीक है, सिंपल। इसमें बहुत, अब देखो इससे कब कौन सी सिचुएशन में गेन होगी, कौन सी सिचुएशन में लॉस होगी, ये सारा आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। सिर्फ आपको एक्सेल सीट पे डालनी है और आपको कॉल और पुट आना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, सारे स्ट्रैटेजी एक कम्बिनेशन ऑफ कॉल एंड पुट है। अगर नंबर ऑफ कॉल और पुट का कम्बिनेशन अगर पता होगा तो आपको फटाफट पोर्टफोलियो से कितने का लॉस गेन आएगा समझ आ जाएगा, क्योंकि हम बहुत आसान तरीके से करते हैं कि अंडरलाइंग का मार्केट प्राइस एक्सपायरी पे कितना जाता है, हमने स्ट्राइक प्राइस कितना सेलेक्ट किया है, मार्केट में इसका एक्शन क्या होगा और हमें कितना पे ऑफ मिलेंगे और हमें इससे कितना लॉस गेन होगा। ठीक है जी, याद करिए, इतना अगर आपको आता है। मान लीजिए हमने कम्बिनेशन बनाया 3 ऑप्शन का, हमने 2 कॉल ले लिया, हमने 1 पुट ले लिया, तो ठीक है, 2 कॉल और 1 पुट को, सॉरी मार्केट प्राइस में नहीं, 2 कॉल और 1 पुट के देख लीजिए। कॉल कब एक्सरसाइज होता है, जब मार्केट ऊपर जाता है। पुट कब एक्सरसाइज होता है, जब मार्केट नीचे जाता है। जब मार्केट में कॉल एक्सरसाइज होता है तो जो बायर होते हैं उसको पे ऑफ मिलता है, जो राइटर होते हैं उसको पे ऑफ देना होता है। प्रीमियम, बायर प्रीमियम पे करता है, राइटर प्रीमियम रिसीव करता है, और जितना रिसीव किया और जितना पे किया इन दोनों का डिफरेंस लॉस गेन होता है। तो आप लॉस गेन आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, सिंपल सी बात है। तो अगर क्वेश्चन में मान लीजिए स्ट्रिप और स्ट्रैप पे क्वेश्चन भी आ गया तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो अगर आपको पोर्टफोलियो याद है। और मैंने वैसे भी जो 11 स्ट्रैटेजी बताया था उसमें सिर्फ मैंने एक ही चीज़ बोला था स्ट्रैटेजी के अंदर कि आपको पोर्टफोलियो याद रखना है। बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी क्या चीज़ का पोर्टफोलियो है, स्ट्रैंगल क्या चीज़ का पोर्टफोलियो, स्ट्रैडल क्या चीज़ का पोर्टफोलियो है। एक कॉल बाई करना है, एक पुट भी बाई करना है, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस ले लेंगे, स्ट्रैंगल सेम स्ट्राइक प्राइस ले लेंगे, स्ट्रैडल 3 कॉल को यूज़ कर लेंगे, बटरफ्लाई 2 डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस का कॉल यूज़ करेंगे, एक राइट करेंगे एक बाई करेंगे, बुलिश कॉल स्प्रेड, बियरिश कॉल स्प्रेड, इस तरीके से। वैसे ही यहाँ पे क्या करना है, कॉल एंड पुट दोनों बाई करना है, कॉल एंड पुट दोनों बाई करना है। ठीक है, और क्या कहते हैं इसमें, बस नंबर को बदलना है। एक बार क्या करेंगे, जैसे देखो कॉल हम लोग बाई करते थे, पुट भी हम लोग बाई करते थे, और दोनों का स्ट्राइक प्राइस भी सेम होता था, दोनों का एक्सपायरी भी सेम होता था, तो हम लोग बोलते थे स्ट्रैडल। याद करिए, स्ट्रैडल में हम लोग क्या करते थे, कॉल भी बाई करते थे, पुट भी बाई करते थे, या अगर स्ट्रैडल को बेचना है तो कॉल भी राइट करते थे, पुट भी राइट करते थे, दोनों का स्ट्राइक प्राइस सेम होता था। अब आपको यहाँ क्या करना है, 2 कॉल बाई करना है और 1 पुट बाई करना है। ठीक है, या 2 कॉल आपको राइट करना है, 1 पुट राइट करना है, बस एक हो जाएगा शॉर्ट, एक हो जाएगा लॉन्ग। ठीक है, एक स्ट्रैटेजी में क्या करेंगे, जैसे कॉल हम लोग क्या करते थे, बाई करो और पुट भी बाई करो, यही करते थे पहले स्ट्रैडल में। अब आपको क्या करना है, इधर 2 पुट लेना है, 1 कॉल लेना है, बाई करना है बाई कर लीजिए, राइटिंग करना है राइटिंग कर लीजिए, दोनों तरफ राइटिंग ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है अगर ये राइट है तो ये भी राइट होना चाहिए,
अगर ये राइट है तो ये भी राइटिंग होनी चाहिए, ये अगर बाइंग किया है तो इधर भी बाइंग होना चाहिए, लेकिन नंबर बदलना है। 2 पुट लेना है तो 1 कॉल लेने हैं, इधर अगर 2 कॉल लेने हैं तो 1 पुट लेने हैं। बस अब आपको क्या कर लेना है, इसमें नाम याद रख लेने हैं। अगर 2 पुट के साथ अगर हम लोग स्ट्रैटेजी बना दें, यानी कि डाउन साइड, यानी कि देखो ध्यान से, 2 पुट बाई किया है, 1 कॉल बाई किया है, तो मार्केट जब नीचे जाएगा तो ज़्यादा तब फायदेमंद होगी, क्योंकि पुट का क्वांटिटी ज़्यादा है और ये ज़्यादा बेनिफिट देगा। अगर बाइंग साइड पे है तो डाउन साइड के लिए फ़ायदेमंद। अप मार्केट में फ़ायदेमंद होगा ये अगर राइटिंग करे हो तो, है ना, क्योंकि राइटिंग में पुट राइटर को कब फ़ायदा होता है, जब मार्केट ऊपर जाता है। अब इतना तो उम्मीद करता हूँ कि आपको याद होगी, ठीक है। तो मार्केट ऊपर जाएगी, तो अगर यही स्ट्रैटेजी अगर राइटिंग का बनाओगे तो भी चलेगा, लेकिन मार्केट ऊपर जाने के टाइम पे फ़ायदा होगा, ठीक है। राइटिंग के लिए कॉम्बिनेशन बनाओगे पुट के साथ तो, और कॉल के लिए अगर बनाते हो बाइंग में तो अपसाइड फ़ायदा होगा। तो ये जो कौन सी सिचुएशन में फ़ायदा होगा, लॉस होगा, ये आप आराम से अपने एक्सेल सीट के साथ या आप अपने क्या करिए, बनाइए। कॉल हमारा यहाँ सबका स्ट्राइक प्राइस तो सेम ही है, ठीक है, कॉल का भी एंड पुट का भी। अब देख लीजिए 2 कॉल है 1 पुट है, एक में 2 पुट है 1 कॉल है, तो उस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप अपना पोर्टफोलियो का लॉस गेन निकाल सकते हो। बस आपको करना क्या है, सिंपल सी काम करना है आपको, सिर्फ आपको इसमें नाम याद रख लेनी है, ठीक है जी। 2 कॉल है 1 पुट है जैसे, और 1 कॉल है 2 पुट है, ठीक है। सिर्फ आपको सिंपल सी काम क्या करना है, नाम याद रखना है, ठीक है। तो नाम कैसे याद रखेंगे, देखिए अगर कॉल के साथ 2 है, ध्यान से देखेंगे, अगर 2 कॉल है तो आपका जो ये बनेगा 2 कॉल के साथ जो बनेगा वो बनेगा आपका स्ट्रैप, ठीक है जी। 2 कॉल के साथ स्ट्रैप बनता है, ठीक है, और 2 पुट वाले जो होता है स्ट्रिप बनता है, ठीक है। 2 कॉल वाले का जो नाम है, 2 पुट वाले का नाम स्ट्रिप है, 2 कॉल वाले का नाम क्या है आपका इसमें स्ट्रैप है, ठीक है। स्ट्रैप एंड स्ट्रिप, सिंपल, ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। अब याद रखना थोड़ा सा हो सकता है स्ट्रैप स्ट्रिप में अगर आप कंफ्यूज करो तो ऐसे याद रखो। देखो कॉल में से ये आता है, एक है स्ट्रैप और एक है स्ट्रिप, ध्यान से देखिए आप, एक कॉल ऑप्शन का ए यहाँ मैच हो गई, आपका स्ट्रैप में आ जाएंगे। अगर स्ट्रिप में है तो जो बैलेंस रहा पुट के साथ चला जाएगा। बोलो सर क्या बच्चों वाली बात करते हो, ऐसे कोई याद कराता है क्या, ठीक है, वैसे याद नहीं करते, अब बड़े हो गए हो तो आप याद रखिए 2 कॉल वाले जो होगा स्ट्रैप हो जाएगी, 2 पुट वाले जो है वो आपका स्ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मैंने मज़े लेने के लिए बोल दिया, आपको जैसे आसान तरीके से याद होता है याद रखिए, ठीक है। अगर स्ट्रैप में जो है वो अगर आपने बाई करा हुआ है तो अपसाइड के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे, 2 कॉल अगर बाई किया हुआ है तो, ठीक है। आइए पढ़ते क्वेश्चन क्या कहते हैं, नेम द मोस्ट अप्रोप्रिएट कंबाइंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ऑफ द स्टॉक ऑफ PQ लिमिटेड इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेज। क्या देखिए, यू में प्रेजेंट कॉलम 1 and 2 इन योर आंसर बुक, कॉलम 1 and 2 इन योर आंसर बुक, यानी कि ये और ये आप क्या कर सकते हो अपने आंसर बुक में प्रेजेंट करिए, ठीक है। सीरियल नंबर 1 2 3। अब बताइए कौन सी स्ट्रैटेजी, याद करो। बाई करते हैं 1 कॉल और 1 पुट, ठीक है, बाई करते हैं 1 कॉल और 1 पुट, और इसका स्ट्राइक प्राइस जो दिया गया है दोनों का सेम स्ट्राइक प्राइस और सेम एक्सपायरी वाले कॉल भी बाई करते हैं और पुट भी बाई करते हैं, तो क्या होता है बताइए, ये होता है आपका स्ट्रैडल। याद करो, स्ट्रैडल बताया था, स्ट्रैंगल और स्ट्रैडल। स्ट्रैडल में क्या बताया था कि देखो जी 2 डबल डी आ रहा है, यानी कि 2 स्ट्राइक प्राइस सेम, ठीक है जी, 2 स्ट्राइक प्राइस डी सेम डी, ठीक है, सेम स्ट्राइक प्राइस आपका आ गया। वापस आइए, सेकंड में बोलता है कि 2 कॉल में क्या आ गया बताइए, स्ट्रैप, ठीक है। 2 कॉल और 1 पुट, 2 कॉल के साथ 1 पुट, चाहे बाइंग करो चाहे राइटिंग करो, वो शॉर्ट में चला जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है जी। हाँ जी, स्ट्रैप बन गया। अब देखो 2 पुट है 1 कॉल है, ये क्या बनेगा बताइए, स्ट्रिप बनेगा। याद रखना स्ट्राइक प्राइस दोनों का सेम होता है, एक्सपायरी भी दोनों का सेम होता है। अब यहाँ क्या बोलते हैं, देखो 1 कॉल को भी बाई किया 1 पुट को भी बाई किया, लेकिन हमने जो बाई किया है कॉल का स्ट्राइक प्राइस कम और पुट का स्ट्राइक प्राइस ज़्यादा। जिसने क्वेश्चन बनाया उसको इतना भी नहीं पता है, ठीक है जी, कि कॉल जो होते हैं
आउट ऑफ द मनी कॉल और आउट ऑफ द मनी पुट का जो कॉम्बिनेशन होता है, कॉल का स्ट्राइक प्राइस बड़ा होना चाहिए, पुट का स्ट्राइक प्राइस छोटा होना चाहिए। अगेन ये मिस्टेक है, लेकिन दूसरा कोई ऐसा स्ट्रैटेजी है ही नहीं जिसमें कॉल का स्ट्राइक प्राइस कम रखो और पुट का ऊपर रख दो। ठीक है, अनपढ़ को जो बोलना है बोलने दो। आप ऐसे समझ जाओ कि दो डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस वाले और कॉल जो पुट होते हैं वो हमारा क्या बनता है बताइए, स्ट्रैंगल। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी का बस नाम याद होना चाहिए, ऐसे याद रखिए। ऐसे क्वेश्चन सीए में भी आ सकता है, अभी तक सीए वालों ने नहीं पूछा है। एक क्वेश्चन है ऑप्शन वैल्यूएशन का, क्वेश्चन नंबर 17.2 हमने डाला है, जो कि नवंबर 2020 में है। वैसे इस क्वेश्चन पे हमने जो सर्टिफाइड कॉपी का एनालिसिस करा था अभी कुछ दिन पहले, उसमें भी इस क्वेश्चन पर डिस्कशन किया था। ठीक है, और मुझे इस क्वेश्चन में कुछ नया दिखता नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक लाइन इस क्वेश्चन में नया था, अमेरिकन कॉल ऑप्शन डाला हुआ है, बाकी सब कुछ सेम है। आर माइनस डी डिवाइडेड बाई यू माइनस डी से आप क्या करोगे, इसका प्रोबेबिलिटी निकालोगे। इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे नहीं लगता इस पर कुछ डिस्कशन करना है। हाँ, एक चीज़ बता दूं कि अमेरिकन कॉल ऑप्शन जो होता है यहाँ पे एंड यहाँ पे एक्सरसाइज किया जाता है, इसीलिए हमें जो सॉल्यूशन देना है वहाँ पे कंपैरिजन करके, वैसे ये इस तरीके का क्वेश्चन आप जाके चेक करेंगे तो जून 2009 में भी, क्योंकि मई में नहीं एग्ज़ाम हुई थी 2009 में, जून में हुआ था सीए वालों का एग्ज़ाम ड्यू टू इलेक्शन। तो जून 2009 का अगर आप न्यू सिलेबस का अगर आप क्वेश्चन जाके उठाओगे तो वहाँ पे अमेरिकन ऑप्शन करके क्वेश्चन डाला है, और अमेरिकन ऑप्शन के अंदर चॉइस होता है आपके पास कि आप ऑप्शन को 1 ईयर पे एक्सरसाइज करोगे या आप ऑप्शन को 2 ईयर बाद एक्सरसाइज करोगे। और यही रीज़न होता है कि जब भी हम लोग इस नोट पे जाके ऑप्शन का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे जाके हम लोग कंपैरिजन करते हैं। ये हमारा N2 वाले नोड है, N2 पे जब भी कभी वैल्यू निकालेंगे तो कंपैरिजन करेंगे हायर ऑफ फॉलोइंग टू की मैं यहीं पे एक्सरसाइज करता तो क्या होता, या हम एक्सपायरी पे एक्सरसाइज करते तो क्या होते। इन दोनों को कंपैरिजन करके वैल्यू निकाला जाता है, लेकिन सजेस्टेड ने भी जब निकाला है तो डायरेक्टली ये वाले वैल्यू को यूज़ कर लिया है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो करेक्ट है, देखो आंसर में आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। अगर आप कंपैरिजन नहीं भी करोगे, इसको और इसको कंपैरिजन नहीं भी करोगे तब भी यही लोगे, और इंस्टीट्यूट ने बिना कंपैरिजन किए हुए ये वैल्यू ले लिया है अपने सजेस्टेड के अंदर। तो आप इस प्रैक्टिस को यूज़ मत करो इस बार, क्योंकि इंस्टीट्यूट भी बहुत बार मिस्टेक करते हैं। तो देखो, आप अगर कंपैरिजन करके जाओगे तो अमेरिकन ऑप्शन में कभी मिस्टेक नहीं करोगे। ठीक है, नहीं अगर आपको लगता है हम तो कंपैरिजन नहीं करेंगे, हम क्यों बेकार में अपना मुसीबत बढ़ाए, तो आने वाले टाइम पे अगर फिर से ये क्वेश्चन अगर रिपीट हुआ और जो जून 2019 के क्वेश्चन के जिसने सॉल्यूशन दिया है वो सॉल्यूशन जब रिपीट होगी तो वहाँ पे कंपैरिजन किया हुआ दिखेगा, फिर आपको लगेगा कि लो ये हमने तो मिस कर दिया हमारी बातों को ना मान के। ठीक है, अमेरिकन ऑप्शन में चॉइस होता है कि हम कभी भी एक्सरसाइज कर सकते, इसीलिए हम मिड पीरियड में एक्सरसाइज करें या एंड पीरियड में एक्सरसाइज करें, दोनों को कंपैरिजन करके जो वैल्यू होगा वही कैलकुलेट करना चाहिए आपको। ठीक है, अब मैंने आपको एग्जाम का रेफरेंस भी दे दिया है, जून 2009 का क्वेश्चन आप जाके चेक करिए। ठीक है, आपको समझ आ जाएगी कि मैं जो बोल रहा हूँ वो क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन में बाकी कुछ है ही नहीं, आप कंपैरिजन करिए, सॉरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, इस पे हमने बहुत डिस्कशन करा हुआ और ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, सिर्फ अमेरिकन ऑप्शन का ट्रीटमेंट हमने सॉल्यूशन में दे दिया है। इसी के साथ जो होते हैं हमारा डेरिवेटिव का एडिशनल क्वेश्चन जो मई 2019 के और जनवरी 2021 के बीच में थोड़ा सा डिफरेंट लैंग्वेज या डिफरेंट एडजस्टमेंट के साथ जो क्वेश्चन आया हुआ है वो इतना ही है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।